चैप्टर 981 हेज़ल्स डिसीजन। मार्क्ट के जवाब सुनने के बाद क्लाइन ने अंदाज़ा लगाया कि मैनर में जो चूहा था वो शायद वही मिरॉडर डेमीगॉड था जो हेज़ल के साथ रहता था। लेकिन वो अचानक पागल होकर हेज़ल को क्यों काट गया ये उसे समझ नहीं आया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी छाती पर क्लॉकवाइज दिशा में 4 बार थपथपाया। गॉडेस उसे आशीर्वाद दें। ये कहकर वो होस्ट के पास से गुजरा, हॉल में दाखिल हुआ और रात की बॉल शुरू होने का इंतजार करने लगा। तीसरी मंजिल के एक खास बेडरूम में हेज़ल एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठी थी, बिल्कुल उदास और बेजान। उसके पैर सिमटे हुए थे। उसके बाएं हाथ पर मोटी पट्टियां लिपटी थीं, लेकिन अब खून का कोई निशान नहीं था। उसके चेहरे पर भारीपन था। वो घमंड जो आमतौर पर उसके चेहरे पर छाया रहता था, आज कहीं नहीं था। मैनर में उसके टीचर ने, जो एक चूहे की शक्ल में था, अचानक उसे काट लिया था। इस वजह से वो एक अजीब सी हालत में फंस गई थी। उसका पूरा वजूद धुंधला और उलझा हुआ सा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ को नहीं, बल्कि उसके दिल को काट लिया गया हो। हेज़ल के लिए, हालांकि उसका घमंड उसकी परवरिश से आता था, उसकी औसत से बेहतर सीखने की क्षमता, उसकी शानदार खूबसूरती, उसके परिवार की हाई सोसाइटी में हैसियत और अपनी उम्र के लोगों की तुलना में उसकी परिपक्वता, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पाने से पहले तक सामान्य सीमाओं के भीतर थीं। इनमें से किसी भी चीज़ ने उसे ये महसूस नहीं कराया था कि वो दूसरों से अलग है या आम लोगों से बुनियादी तौर पर सुपीरियर है। इसलिए उसके टीचर के साथ, जो उसके घमंड को बनाए रखता था और उसकी ताकत का स्रोत था, अचानक एक असली चूहा बन जाना, इस हद तक कि वो साफ साफ बोल भी नहीं सकता था और बिना किसी वजह के उसे काट लिया, इसने उस पर गहरा असर डाला। उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सुपरनैचुरल पावर्स का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है या एक मॉन्स्टर बनना है। अपने विचारों में खोई हुई हेज़ल ने अनजाने में अपने काले हरे बालों को कान के पीछे सरकाया और नीचे से आती मेलोडी से परेशान हो गई। इसी पल उसने दरवाजे की चरचराहट सुनी और हिचकिचाते हुए सिर घुमाया। अंदर आ रहा था एक स्लीक फर वाला ग्रे चूहा। उसकी आंखें अपनी प्रजाति से ज्यादा गहरी थीं, डार्क रेड के करीब। हेज़ल, चूहे ने कहा। हेज़ल पहले तो चौंक गई, फिर खुशी से भर गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और बोल पड़ी, टीचर, आ आप ठीक हो गए? अभी उसने ये कहा ही था कि उसने देखा कि उसके बेडरूम के कोने से, बैल्कनी से और बेड के नीचे से ग्रे चूहे रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। सबकी आंखें डार्क रेड थीं, लेकिन वो सिर्फ ची ची की आवाजें निकाल सकते थे। हेज़ल डर कर एक कदम पीछे हटी, रिक्लाइनिंग चेयर को पलट दिया। उसका शरीर लड़खड़ाया, गिरने की कगार पर था। उसने बहुत मेहनत से अपना बैलेंस ठीक किया। इसी पल उसने पाया कि वो लाल आंखों वाले चूहे गायब हो गए थे। दरवाजा कसकर बंद था, कभी खुला नहीं था। जो कुछ भी हुआ था वो एक हैलुसिनेशन था या फिर एक बुरा सपना जो उसके अंदर की चिंताओं से पैदा हुआ था। एक पल की खामोशी के बाद हेज़ल ने होंठ सिकोड़े और एक लंबी सांस ली। वो वापस बैठ गई, अपने हाथ अपने कनपटियों पर रखते हुए। जैसे ही वो अपने कनपटियों को मसाज कर रही थी, उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज्यादा अजीब था। उसकी डार्क ब्राउन आंखें थोड़ी घूमी और हेज़ल ने अपने गले से नेकलेस उतारा, इसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। नेकलेस के 7 ग्रीन जेम्स एक दूसरे से बराबर दूरी पर थे। उनके चारों ओर छोटे छोटे डायमंड्स जड़े थे। इसी बल जेम्स में से एक धीरे धीरे चमकने लगा, हरी रोशनी छोड़ते हुए, जिससे उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और उसकी आंखें रहस्यमय सिंबल से भर गईं। पहले की सीन्स लड़की के दिमाग में उभरने लगे और उसकी धुंधली ड्रीम जैसी स्टेट धीरे धीरे साफ होती गई। सीन्स देखते हुए हेज़ल को कुछ गलत लगा। उसने कंफर्म किया कि वो सपना नहीं देख रही थी, ना ही ये उसके दिमाग के भटकने से पैदा हुआ कोई छोटा हैलुसिनेशन था, बल्कि उसे ऑलमोस्ट 10 सेकंड के लिए एक इल्यूजन में फेंक दिया गया था। क्रिप्टोलॉजिस्ट, ये हेज़ल की डार्क ब्राउन आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने डर से भरा एक शब्द बुदबुदाया। वो उछलकर खड़ी हो गई और बेचैनी से चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ भी खोज नहीं पाई। लेकिन जितना वो देखती, उतना ही डरती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना किससे होगा, न ही वो समझ पा रही थी कि जिस शख्स ने ड्रीम क्रिएट किया, उसका मकसद क्या था। एक चीज जो वो पक्के तौर पर जानती थी, वो ये थी कि उस पार्टी का लेवल और सुपरनैचुरल डोमेन में स्ट्रेंथ उससे कहीं ज्यादा थी। इसने उसके बचे खुचे घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। कुछ मिनटों के बाद पूरा बेडरूम खामोश रहा। नीचे से आती तेज मेलोडी ने फौरन किसी को मौजूदा डांस स्टेप्स से जोड़ दिया।
हेजल ने आखिरकार खुद को संभाला, यकीन करते हुए कि अब आगे कुछ नहीं होगा। तभी उसे उस शख्स के मोटिव्स के बारे में सोचने का मूड या एनर्जी मिली, जिसने चुपके से इल्यूजन कास्ट किया था। जैसे जैसे अलग अलग विचार उसके दिमाग में आते गए, हेजल को अचानक एक थ्योरी आई। पहले वाला शख्स मेरे टीचर के लिए यहां आया था। इल्यूजन के जरिए उस शख्स ने मेरे टीचर की मौजूदा सिचुएशन को कंफर्म कर लिया था। क्या वो टीचर का दोस्त है या दुश्मन? वो जरूर टीचर को ढूंढने चला गया होगा। मैं क्या करूं? मैं शायद उसे नहीं पता कि टीचर कहां छुपा है। नहीं, मेरे सभी पड़ोसियों को पता है कि मुझे एक पागल चूहे ने काटा था। हेजल पैनिक में पड़ गई जब उसने अपने नेकलेस को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। वो उस पार्टी के मोटिव्स के बारे में श्योर नहीं थी, न ही वो समझ पा रही थी कि वो क्या कर सकती है। वो मैनर में जाकर अपने टीचर को वॉर्न करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि खतरे का सामना होगा और वो सैक्रिफाइस हो जाएगी। इसके अलावा उसकी टीचर ने कम्युनिकेट करने की एबिलिटी खो दी थी। हो सकता है उसकी वार्निंग सही से पहुंचे ना पाए। बिना महसूस किए हेजल खड़ी हो गई और अपने बेडरूम में टहलने लगी। आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया था। होंठ कसकर दबाते हुए वो दरवाजे की ओर चली और बाहर अपनी लेडीज मेड से कहा, मैं थोड़ी थकी हुई हूं, मैं सोने की प्लानिंग कर रही हूं, किसी को भी मुझे डिस्टर्ब न करने दो। यस माय लेडी, मेड ने फौरन जवाब दिया। दरवाजा बंद करने के बाद हेजल ने ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जो ज्यादा मूवमेंट की अनुमति देते थे। उसका एक्सप्रेशन बेहद भारी था और उसके दांत उसके होंठ को काट रहे थे। उसने आखिरकार अपने टीचर को मैनर में वॉर्न करने का फैसला कर लिया था। वो ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती थी जो दिखने में घमंडी हो लेकिन असल में कायर हो। एक ऐसी जो खतरे का सामना होने पर सभी प्रिंसिपल्स छोड़ दे। उसे खुद पर घिन आ रही थी। जब बॉडीगार्ड्स बॉल के अटेंडीज पर अपना ध्यान लगाए हुए थे, हेजल ने मौके का फायदा उठाया और बालकनी से वाटर पाइप के जरिए गार्डन में दाखिल हो गई। 39 बुकलुंड स्ट्रीट छोड़ते वक्त क्लाइन एक कप स्वीट और आइस्ड फिजी वाइन पकड़े हुए था। कुछ जेंटलमैन के साथ साउदर्न कॉन्टिनेंट में बिजनेस की बात कर रहा था। उसने अपना सिर हल्का सा घुमाया, गार्डन की ओर नजर डाली। अपने इंट्यूशन की वजह से उसने पहले ही हेजल की एक्शंस नोटिस कर ली थी। हालांकि वो एक लाइकेबल गर्ल नहीं है, उसका दिल काफी अच्छा है। क्लाइन ने अदृश्य रूप से सिर हिलाया और मन ही मन उसकी तारीफ की। वो हेजल की एक्शंस को लेकर चिंतित नहीं था, क्योंकि नॉर्थ बरो के बोकलुन स्ट्रीट से बैकलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न सबर्ब्स में मार्क्ट के मैनर तक जाने में कैरेज से 3 से 5 घंटे लगेंगे। और इससे पहले कि वो पहुंचे, वो पहले से ही एक एक्सक्यूज यूज करके बॉल छोड़कर डायरेक्ट टेलीपोर्ट करके सिचुएशन कंफर्म कर लेगा। हालांकि मार्क्ट का मैनर नॉर्थ वेस्टर्न सबर्ब्स में था, लेकिन वो टसक रिवर के दूसरी ओर था। इसलिए वहां जाने के लिए किसी को ब्रिज वाली जगह का चक्कर लगाना पड़ता। दिन में तो ठीक था, स्टीम मेट्रो से रिवर के नीचे ब्रिज के साउथ साइड पर जा सकते थे। रात में सिर्फ 3 ब्रिज थे। 5 घंटे ट्रैवल करना जरूरी था। बेशक जैसे क्लाइन ने पहले टिंडर यूज किया था और 2105 ब्लड वेसल थीफ की इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, उसे मेरॉडर पाथवे की पावर्स का कुछ आइडिया था। इसलिए उसे शक था कि हेजल, जिसके पास हाई लेवल का आइटम था, पक्षियों की फ्लाइट एबिलिटीज को स्टील कर सकती है और उस छोटी सी पीरियड का यूज करके रिवर को क्रॉस कर सकती है। इस तरह वो शायद 3 घंटों के अंदर पहुंच सकती है। कुछ भी हो, मैं उससे तेज रहूंगा। क्लाइन ने अपनी नजर हटाई और सोचने लगा कि उसका अगला डांस पार्टनर कौन होना चाहिए। रात के 10 बजे बैकलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न सबर्ब्स में मूज मैनर। ये जगह पहले एक वाइस काउंट की थी और इसका 100 साल से ज्यादा का हिस्ट्री था। मार्क ने इसे अपनी शादी के बाद खरीदा और हर साल टन्स मनी खर्च करके इसे मेंटेन करता था, ताकि सर्दियों के वीकेंड्स पर दोस्तों को वेकेशन के लिए इनवाइट कर सके। इस पल लैंड स्टीवर्ड सर्वेंट्स को हर कोने को चेक करने और सभी विंडोज और डोर्स को लॉक करने के लिए अरेंज कर रहा था। हर रात सोने से पहले ये एक जरूरी प्रोसीजर था। कुछ मेड्स ग्रुप में वाइन सेलर से बाहर निकली, किचन की ओर सीधी चली गईं, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि सभी फ्लेम्स बुझा दी गई हैं। जिस पल वो पहुंची, उन्होंने ची ची की आवाजें सुनी और देखा सिर्फ एक ग्रेश वाइट चूहे को टेबल की टांग कुतरते हुए। ये चूहा उनकी नजर महसूस करता लगता था, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि उसने अपना सिर घुमाया और अपनी थोड़ी लाल आंखों से उन्हें घूरने लगा। इसी समय और ज्यादा ची ची की आवाजें आईं जब लाल आंखों वाले चूहे छत की बीम्स से, स्टोरेज कैबिनेट से और हर तरह की मिसलेनियस चीजों से, यहां तक कि फर्नेस के पास भी आ गए जिसमें कुछ पानी उबल रहा था। मेड्स लगभग डर से चीखने वाली थीं।
सोसाइटी के सबसे निचली क्लास के मेंबर्स होने के नाते वो चूहों से अनजान नहीं थीं। उन्होंने तो काफी तादाद में मार भी दिए थे, लेकिन एक साथ इतने सारे चूहों का सामना करना उनके लिए पहली बार था। उन्हें अपनी इंद्रियों पर भारी झटका महसूस हुआ। हमें ग्वेडे और दूसरों को इससे डील करने के लिए बुलाना होगा, एक मेड ने डर से सुझाव दिया। दूसरी मेड ने फौरन सिर हिलाया। मिस हेजल को एक पागल चूहे ने काटा था, ये नॉर्मल नहीं लग रहे। जैसे वो बोल रही थीं, वो बहुत दूर तक पीछे हटती जा रही थीं, खुद को किचन से दूर करते हुए। इसी पल टेबल पर एक फिगर तेजी से अपीयर हुई। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट पहनी हुई थी, ऊपर एक डार्क कलर्ड फॉर्मल सूट। उसके सिर पर हाफ टॉप हैट था और उसके पास ब्राइट लेदर बूट्स की एक पेयर थी। इस फिगर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया जब वो अपनी हैट को दबाए हुए था। उसने सराउंडिंग्स का सर्वे किया, अपने ब्लैक हेयर और ब्राउन आइज को रिवील करते हुए। उसका चेहरा पतला था और कटे हुए फीचर्स थे। वो और कोई नहीं, गेरमैन स्पैरो था। बॉल से आगे निकलने के बाद क्लाइन ड्वेन डांटेज के रेजिडेंस को लौट आया और अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। फिर वो विनर अनूनी के साथ टेलीपोर्ट हो गया। बेशक लेटर को मैनर के बाहर छोड़ दिया गया था ताकि पोजेशंस में किसी भी इंस्टेंटेनियस स्विचेस के लिए अलाउ किया जा सके। चूहे उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हुए जब क्लाइन ने अपने बाएं हाथ पर ह्यूमन स्किन्ड ग्लव खींचा, अपनी नज़र मैनर में फ्लावर बेड की ओर डालते हुए। लगभग उसी समय किचन में चूहे हिले जब उनकी मूवमेंट्स स्लगिश हो गईं। हालांकि वो जल्दी से नॉर्मल हो गए। वो एक बिजारो सॉर्सरर के मैरियनेट्स बन गए थे और क्लाइन 50 मैरियनेट्स तक कंट्रोल कर सकता था, एक नंबर जो पोशन को डाइजेस्ट करने के बाद और बढ़ जाएगा। अब शुरू होता है चैप्टर 998, बिजारो सॉर्सरर वर्सेस पैरासाइट। जब उसने गार्डन की ओर अपनी नजर डाली तो उस एरिया का सीन नेचुरली क्लाइन के माइंड में रिफ्लेक्ट हो गया। फूलों से छुपे डार्क कॉर्नर में ग्रेश वाइट चूहे पागलों की तरह घूम रहे थे, जैसे उन पर किसी का कब्जा हो। वो लगातार चीं चीं कर रहे थे और अपनी ही प्रजाति को धकेलने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोर एरिया में दाखिल हो सकें। कोर एरिया में ग्रे चूहा लेटा हुआ था जो एक अडल्ट लोइन शॉर्ट हेयर के साइज का था, एक खास कैट ब्रीड। उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं, जैसे जमा हुआ खून। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी, जैसे अंदर के क्रोध को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। और जब भी ऑर्डिनरी साइज के चूहे पास आते, वो उन्हें पकड़ के मार देता, जिससे उसके चारों ओर चूहों की लाशें जमा हो गई थीं। लेकिन फिर भी इससे दूसरे चूहे आना बंद नहीं हो रहे थे। इस सीन को देखकर क्लाइन के दिमाग में अचानक दो विचार आए। पहला, ग्रे फॉग से बूस्ट हुआ उसका इंट्यूशन एक बिजारो सॉर्सरर के लिए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद था। ये ओपन एरियाज में उतना अपैरेंट नहीं था जहां स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के ओनर को इंस्टेंटली डिटर्मिन किया जा सकता था, लेकिन जब किसी भीड़-भाड़ वाली सिटी या बहुत सारी बिल्डिंग्स वाली जगह के अंदर होता, तो बिजारो सॉर्सरर्स जिनके पास एक्स-रे विजन नहीं होती, दूर से गुच्छे में बंधे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के ओनर्स को डिटर्मिन नहीं कर पाते थे। ये एनिमी को एक्यूरेटली लॉक करना मुश्किल बना देता था, जब तक वो कुछ स्पेशल नहीं करते, जो उन्हें दूसरों से अलग खड़ा करे। बेशक बिजारो सॉर्सरर्स कोलैटरल डैमेज की पॉसिबिलिटी को इग्नोर करके सिर्फ अंधाधुंध अपने टारगेट्स को कंट्रोल भी कर सकते थे। दूसरी तरफ मरॉडर पाथवे का डेमिगॉड जो चूहे में पैरासाइट की तरह रह रहा था, वो पहले से ही कंट्रोल खोने की कगार पर था। वो न सिर्फ उससे कई गुना बड़ा था जब एरोड्स ने इसे दिखाया था, बल्कि उसकी कंडीशन बहुत अनस्टेबल लग रही थी। वो एक वायलेंट और क्रेजी ऑरा से भरा हुआ था। शुक्र है मैं टाइम पर आ गया। अगर मैं कुछ हफ्ते और इंतजार करता तो पता नहीं कैसी ट्रेजेडी होती। क्लाइन के माइंड में एक विचार कौंधा जब उसके सामने इल्यूजरी ब्लैक थ्रेड्स अपीयर हुए। इस पल वो म्यूटेटेड चूहे से 50 मीटर से भी कम दूर था, जो उसके लिए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना पूरी तरह फीजिबल बना रहा था। और इसी पल स्लीक फर वाले विशाल चूहे ने कुछ नोटिस किया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और अपना सिर किचन की ओर मुड़ाया। उसकी डार्क रेड आंखों में एक चमक आई और इंस्टेंटली सिल्क हैट और ब्लैक सूट पहने यंग मैन अपनी जगह पर ठहर गया। उसने एंटेगनाइजर के अगले 2 सेकंड के मेन थॉट्स को स्टील कर लिया था, उसके माइंड को ब्लैंक छोड़ते हुए। इसके अलावा उसने वो फॉलोअप एक्शंस नहीं किए जो एक सीक्वेंस 5 ड्रीम स्टीलर करता। इसके ठीक बाद इस चूहे ने अपना राइट फोर लिम्ब उठाया और एनिमी की बियॉन्ड पावर्स को स्टील करने की कोशिश की। अपने लेवल पर वो एक ही टारगेट से 3 बियॉन्ड पावर स्टील कर सकता था और उन्हें 2 घंटों तक पोजेस कर सकता था। बेशक एक अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही पावर मिलती। इसी पल जायगैंटिक चूहे के विचार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्लगिश हो गए। उसकी पावर्स यूज करने के एक्शंस जैसे इनविजिबल थ्रेड से बंधी हुई थीं, जिससे वो बेहद सुस्त दिख रही थी।
उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का इनिशियल कंट्रोल हासिल कर लिया गया था। गेहरमैन स्पैरो के विचारों को स्टील करने और उसे डेज में फेंकने में उसकी सफलता महज एक इल्यूजन था, एक बिजारो सॉर्सरर का इल्यूजन क्रिएशन। जब तक क्लाइन पूरी तरह इसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना शुरू करता, क्लाइन ने पहले से ही अनूनी के साथ जगह स्विच कर ली थी। क्योंकि एक मैरियोनेट के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस या विचार नहीं होते, वो थॉट यूसर्प्शन की बियॉन्ड पावर से इम्यून था। जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसे स्टील कैसे किया जा सकता है? और मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड वो ट्रिक करने के लिए क्लाइन ने अपनी इल्यूजन पावर्स यूज की थीं, जिन्हें एक क्वालिटेटिव अपग्रेड मिला था। उसने जानबूझकर अनोनी को, जो गेहरमैन स्पैरो की अपीयरेंस में था, करस्पॉन्डिंग एक्ट करने के लिए बोला। इस पल वो मार्क्ड के मूज मैनर के बाहर था और जाइगैंटिक चूहे से उसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 500 मीटर से भी ज्यादा थी। हालांकि इससे उसे अपने ओपोनेंट के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करने से नहीं रोका। ये इसलिए था क्योंकि एक बिजारू सॉर्जरर अपनी बियॉन्ड पावर्स अपने मैरिनेट को गिफ्ट कर सकता था। इसमें स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर कंट्रोल शामिल था, टारगेट को मैरिनेट में कन्वर्ट करने का कोर। इसका मतलब ये भी था कि अगर कोई दूसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो एक बिजारो सॉर्सरर अपने मैरिनेट का यूज करके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर अपने कंट्रोल को 150 मीटर से अनलिमिटेड रेंज तक बढ़ा सकता था। आखिरकार जब तक हर 1000 किलोमीटर पर एक मैरिनेट रखा जाता, वो अपनी बियॉन्ड पावर्स गिफ्ट करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता था। बेशक दुनिया में कोई भी एबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस के बिना नहीं थी। एक तरफ क्लाइन के मैरियोनेट्स की मैक्सिमम नंबर 50 थी और फिलहाल इस नंबर को एक्सीड करना नामुमकिन था। दूसरी तरफ एक चीज जो बिजारो सॉर्सरर अपने मैरिनेट को गिफ्ट नहीं कर सकता था, वो थी सोचने की एबिलिटी और सेल्फ कॉन्शियस होना। इसलिए एक मैरियोनेट को यूज करके दूसरे मैरियोनेट को कंट्रोल करने की लिमिट मैरियोनेट पर उसके कंट्रोल की लिमिट थी, 1000 मीटर। एक बार जब वो इस रेंज को एक्सीड करता तो मैरियोनेट कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा अपनी बियॉन्ड पावर्स अपने मैरियोनेट को गिफ्ट करके एक बिजारो सॉर्सरर असल में एक मैगेट को सेपरेट कर रहा था, जो उसके मिथिकल क्रीचर फॉर्म से रिलेटेड था। इसे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए मैरियोनेट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता था। जब तक उसने एक ही मैरिनेट को एडिशनल मैगेट्स देकर तैयार नहीं किया होता, मैरियोनेट के पास एक नया मैरिनेट कन्वर्ट करते वक्त या नए मैरिनेट को अपनी बियॉन्ड पावर्स देने के वक्त एक और मैगेट सेपरेट करने का कोई माध्यम नहीं था। और फिलहाल क्लाइन मैक्सिमम 50 ही स्प्लिट कर सकता था। इस नंबर को एक्सीड करने से उसकी स्पिरिट बॉडी पर भारी बोझ आता और उसके सोल के फ्रैक्चर होने के संकेत आते। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बिना रिकवरी नामुमकिन थी और एक्सीलेंट ट्रीटमेंट के साथ भी रिकवर नहीं होने की पॉसिबिलिटी थी। ये सिर्फ कंट्रोल खोने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता। इसलिए क्लाइन के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मैक्सिमम डिस्टेंस जहां वो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल कर सकता था, वो थी 1000 प्लस 150 मीटर। और एक नए मैरिनेट को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए उसे 1000 मीटर के अंदर होना जरूरी था। साथ ही अगर मैरिनेट मर जाता तो बॉडी के अंदर का मैगेट बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के कन्वर्जेंस के लॉ के अनुसार उसकी बॉडी में वापस आ जाता। हालांकि अगर प्रोसेस को इंटरप्ट किया जाता तो लॉस एक्सपीरियंस करने का चांस था। जब मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड की एक्शन स्लगिश हो गईं, तो चूहे जो पहले मैरिनेट्स बन चुके थे वो अनूनी के साइड से बाहर निकले। उन्होंने गार्डन की ओर निशाना लगाया और अपने मुंह खोले ताकि एयर कैनन से टारगेट की लोकेशन को साफ कर सकें। अचानक जाइगैंटिक चूहे की आंखों में डार्क रेड ग्लिमर जली। इंस्टेंटली गेहरमैन स्पैरो गार्डन के डार्क कॉर्नर में अपीयर हुआ, मरे हुए चूहों के बीच। रही बात मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड की, तो वो किचन के अंदर पहुंच गया जहां टेबल पर काफी आइटम्स थे। उसने गेहरमैन स्पैरो की पोजीशन स्टील कर ली थी। मैरियोनेट चूहों ने अपने एयर कैनन्स फायर किए बिना रुके, उस स्पॉट पर हिट करते जहां गेहरमैन स्पैरो खड़ा था। इससे मिट्टी छिटकी और फूल आसमान में उड़ गए। इससे मैनर में सर्वेंट्स अलार्म हो गए जब उनके बॉडी जोर से कांपे। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वो सिर्फ पागलों की तरह शेल्टर के लिए भागे। पूरा गार्डन एयर कैनन से लेवल हो गया, अंदर की मिट्टी की लेयर पतली हो गई। अगर क्लाइन ने उस डायरेक्शन में अटैक डायरेक्ट नहीं किया होता तो शायद मैनर की मेन बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती। उड़ती धूल और मिट्टी के बीच चूहे टुकड़ों में बट गए, लेकिन गेहरमैन स्पैरो वहां खड़ा रहा बिना चोट के। विनर अनूनी ने अभी अभी वो सारी गुड लक रिलीज कर दी थी जो उसने जमा की थी। हालांकि इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जाइगैंटिक चूहे के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर उसका कंट्रोल टर्मिनेट हो गया था और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स थीं। चूहे के मैरियोनेट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे पैंडेमोनियम क्रिएट हो सकता था और एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकता था। हेजल के टीचर मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी फ्रीडम वापस हासिल कर ली। फिर वो घूमा और अपना राइट फोर आर्म गेहरमैन स्पैरो पर उठाया।
इंस्टेंटली उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल करने की बियॉन्ड पावर स्टील कर ली। एक सीक्वेंस 4 एमिगॉड के तौर पर वो टारगेट की पावर को एक्यूरेटली स्टील कर सकता था। आमतौर पर 3 ऑप्शंस होते थे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सफलता का चांस ज्यादा होता। और इस बार उसकी लक काफी अच्छी थी। बेशक अगर टारगेट का लेवल बहुत लो होता और अगर वो टारगेट की सिचुएशन को साफ साफ जानता तो वो जो चाहे स्टील कर सकता था। जैसे ही उसने अपना राइट पंजा नीचे दबाया, मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड ने अपना लेफ्ट पंजा उठाया। चूहे के मैरियोनेट्स जमीन पर गिर गए और अपने बॉडी मुश्किल से घुमा सकते थे। ये एक लार्ज स्केल थेफ्ट थी जिसने चूहों की चलने की एबिलिटी स्टील कर ली थी। इसके ठीक बाद जाइगेंटिक चूहे की लाल आंखों में अनगिनत मैजिकल सिंबल्स अपीयर हुए। उसने तेजी से पजल को डिकोड किया और पता लगाया कि क्लाइन कहाँ था। एक लाल चमक के साथ उसने दोनों पंजे उठाए और इंस्टेंटली क्लाइन के पास अपीयर हुआ। इस बार उसने दोनों के बीच की डिस्टेंस स्टील कर ली थी। इस पल चूहे के सामने पतले चेहरे वाला यंग मैन वैनिश हो गया। उसकी जगह एक ग्रे चूहा था और आसपास के पेड़ों के चारों ओर वर्म्स रेंगते हुए बाहर आने लगे जब उन्होंने अपने मुंह खोले। बैंग 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 एयर कैनन्स ने जाइगेंटिक चूहे और ऑर्डिनरी चूहे पर बमबारी की। जब क्लाइन मूज मैनर में मैरियोनेट्स कंट्रोल कर रहा था, वो अपने आसपास नए मैरियोनेट्स कन्वर्ट करना नहीं भूला। ये आखिरकार एक बिजारो सॉर्सरर का बेसिक ट्रेट था। फिर अपनी बॉडी को एक मैरिनेट के साथ स्वैप करके उसने एक सिंपल ट्रैप सेटअप कर दिया था। धूल और मिट्टी आसमान में ऊंची उड़ गई जब मरॉडर पाथवे से पैरासाइट किए गए चूहे से पूरी तरह भर गया। जब सब कुछ सेटल हो गया तो ह्यूज ग्रेटर से खून की तेज गंध आई। हर तरफ फ्लैश के टुकड़े थे। मर गया? क्लाइन ने अपने आसपास के मैरिनेट्स की आंखों से ब्लास्ट से भरे सीन को देखा, लेकिन वो जल्दी से भौहें सिकोड़ गया क्योंकि बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के अपीयर होने के कोई संकेत नहीं थे। जब उसके विचार तेजी से दौड़े, क्लाइन ने एक गोल्ड कॉइन निकाला और फ्लिक किया। जैसे ही गोल्ड कॉइन लैंड हुआ, उसके माइंड में सीन सरफेस हुए, उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन से रेवलेशंस। पास्ट के मुकाबले एक डेमीगॉड के तौर पर क्लाइन ऐसे सिंपल डिविनेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था। अब शुरू होता है चैप्टर 983 इन योर नेम। पा जब फ्लिक किया हुआ गोल्ड कॉइन उसकी हथेली में लैंड हुआ तो क्लाइन ने यह भी नहीं देखा कि वो हेड्स खा या टेल्स। ये इसलिए क्योंकि उसका माइंड एक खास सीन पर फिक्स था। जंगलों के बीच आसमान में ऊंचे बादल उन तारों को पूरी तरह छुपा नहीं पा रहे थे जो ब्लैक वेलवेट स्काई पर बिखरे हुए थे। कीड़ों की हमिंग, क्लिकिंग और थ्रमिंग साउंड्स रात में दूर तक फैल रही थीं। मूज मैनर के अंदर 2 एक्सप्लोजन्स के 2 कमोशंस के साथ मिली हुई। क्लाइन ने तेजी से एस्ट्रोमेंसी से अपना नॉलेज इस्तेमाल किया और उसने लगभग सीन की एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगाया। फिर उसकी बॉडी फेज हो गई। एनूनी के पास अपीयर होते हुए उसके शोल्डर को पकड़ा। इस प्रोसेस के दौरान क्लाइन ने ट्रांसपेरेंट मैगेट्स को कलेक्ट किया जो उसने चूहों और कीड़ों में इम्प्लांट किए थे। फिर स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के कनेक्शन को सेवर कर दिया। सिर्फ 2 सेकंड में वो मूज मैनर से वैनिश हो गया, जो धीरे धीरे केओटिक और नॉइजी हो रहा था, उस स्पॉट पर टेलीपोर्ट करते हुए जो उसने अपने माइंड में देखा था। एरिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्लाइन को रेवलेशन मिला था। वो बेहद साइलेंट था, इस हद तक कि पत्तों और पेड़ों से गुजरती हल्की हवा की आवाज सुनी जा सकती थी। इल्यूजरी ब्लैक थ्रेड्स जो रीजन में स्पिरिचुअलिटी वाले सभी क्रीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्लाइन की विजन में सरफेस हुए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, दर्जनों कहना भी कम पड़ जाएगा। उनमें से सही को छांटकर ये डिटर्मिन करना कि कौन प्रॉब्लमैटिक है, ये कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता था। हालांकि वो जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने एक चीज कंफर्म कर ली थी। उसके डिविनेशन रिजल्ट्स पर ट्रस्ट किया जा सकता था जब तक मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड के पास कोई हाई लेवल आइटम्स नहीं थे। आखिरकार बिजारो सॉर्सरर बनने के बाद न सिर्फ उसकी पावर्स एलिवेट हुई, ग्रे फॉग की पावर्स भी रियलिटी में गहराई से सीप हुई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ इसने उसकी डिविनेशन पावर्स को मोस्ट सेंट से कहीं ज्यादा आउटस्टैंडिंग बना दिया, यहां तक कि ग्रे फॉग के ऊपर हेड किए बिना भी। ये अनलाइकली था कि वो एक ही सीक्वेंस के फेट पाथवे के बियॉन्डर से कमजोर हो। इसके विपरीत मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड की कंडीशन शैम्बल्स में थी, उसकी स्ट्रेंथ ऑल टाइम लो पर थी। इसलिए क्लाइन को यकीन था कि डेमीगॉड जंगलों में छुपा हुआ था और दूर नहीं भागा था। इन वजहों के चलते उसे यकीन था कि पेशेंस से इंतजार करना बेस्ट सोल्यूशन था। मरॉडर पाथवे का डेमीगॉड रिलेटिवली कमजोर था, अनस्टेबल कंडीशन में था और कंट्रोल खोने के करीब था। उस इंटेंस बैटल को एक्सपीरियंस करने और चूहे की बॉडी को अबैंडन करने के बाद सिचुएशन और सिर्फ बिगड़ी है, इंप्रूवमेंट एक्सपीरियंस करना इम्पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशंस के तहत अगर वो खुद को रिप्लेनिश या रिकवर नहीं करती तो प्रॉब्लम्स का क्रॉप अप होना सिर्फ वक्त की बात थी। इसलिए क्लाइन वेट कर सकता था, जबकि वो नहीं कर सकती थी।
जैसे ही हमिंग, क्लिकिंग और थ्रमिंग साउंड्स फैली, क्लाइन इंतजार करते हुए जल्दी से मैरियोनेट्स कन्वर्ट करता रहा। उसने एनोनी को रीजन छोड़कर लगभग 1000 मीटर दूर छुपने को बोला। इस बीच उसने अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी का नोट रखा, क्योंकि उसे याद आया कि एनिमी ने उसके मैरियोनेट से बियॉन्ड द पावर स्टील की थी। अचानक उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो सोल के अंदर गहराई से आने वाली पैंटिंग जैसी थी। इसके ठीक बाद एक हिस्टेरिकल वॉइस उसके सामने तिरछे एक पेड़ से आई। तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? शार्प वॉइस के बीच पेड़ की आउटर छाल तेजी से छिलने लगी, नीचे की कोर वुड को रिवील करते हुए, और उस पर होल्स क्रैक करके खुले जब स्ट्रेंज वर्म्स, जिनके चारों ओर लगभग 8 सर्कल्स थे, रेंगते हुए बाहर आए। इन वर्म्स के रिंग्ड ट्रांसपेरेंट रिंग्स पर बहुत सारे 3 डायमेंशनल पैटर्न्स थे, जैसे उनमें से टाइम स्वर्ल कर रहा हो। अचानक क्लाइन ने अपने सभी विचार खो दिए। एयर कैनन और पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स की बियॉन्ड द पावर्स खो दी। उसने अपनी बेल्ट, कोट और हैट खो दी, जिससे वो फ्लैश की एक स्कल्पचर की तरह दिखने लगा। हालांकि एक मैरियोनेट के लिए ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। आखिरकार उसकी असली बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लॉस्ट पावर्स को मैगिट स्विच करके रिट्रीव किया जा सकता था। हाँ, पैंटिंग सुनने पर क्लाइन ने एनूनी के साथ जगह बदल ली थी, और एनूनी जैसे विनर को अपनी बेल्ट खोने के बाद अपनी पैंट्स गिरने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फेसलेस की पावर्स के चलते उसकी कमर तेजी से फूल गई, जिससे उसकी पैंट्स गिरने से रुक गईं। कीड़ों और चूहों के नए मैरियोनेट्स रेंगते हुए बाहर आए और म्यूटेटेड ट्री को सराउंड कर लिया। इसी मोमेंट एक अननोन लोकेशन से हल्की मुस्कुराहट के साथ वॉइस आई, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। वॉइस में एक परसुएसिव फोर्स भरी थी। पेड़ का म्यूटेशन स्लो हो गया जब रिंग्ड वर्म्स धीरे धीरे अंदर सिकुड़ने लगे। ऐसा है क्या? पेड़ के अंदर विशियस साउंडिंग वॉइस शांत हो गई। वॉइस में कुछ लेवल की ब्लैंकनेस थी, जैसे उसे कन्विंस किया जा रहा हो। क्लाइन के लिए उसे वर्ड्स बेहद रीजनेबल लगे। वो रिफ्लेक्ट करने से रोक नहीं पाया कि एक डेमीगॉड को कंट्रोल खोने के करीब पुश करने की वजह क्या थी। उसे एक अस्पष्ट महसूस हुआ कि वो कुछ भूल गया था और असल में आने की वजह याद नहीं कर पा रहा था। फिर उसने देखा कि एक चकलिंग फिगर जंगलों से बाहर निकली। रिलैक्स करो, मेरे पास तुम्हें कंट्रोल खोने से रोकने के साधन हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। फिगर में ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था, जो एक रोब जैसा लग रहा था। उसने इसे ब्लैक ट्राउजर्स और लेदर शूज के साथ मैच किया था। उसका माथा चौड़ा था और चेहरा पतला। एक टॉल हैट और एक स्ट्राइकिंग क्रिस्टल मोनोकल पहने हुए वो बेहद रिफाइंड दिख रहा था। क्लाइन की नज़र फ्रीज हो गई जब उसके माइंड में एक वर्ड गूंजा, अमोन। उसके सामने का शख्स था ब्लास्फीमर, एंजल ऑफ टाइम, किंग ऑफ एंजल्स, क्रिएटर का बेटा, अमोन। हालांकि वो जानता था कि यह महज एक अवतार था, क्लाइन ने कोई वक्त वेस्ट नहीं किया। उसने फौरन अपने दिल की सबसे गहरी क्राइज को फॉलो किया और क्रीपिंग हंगर यूज करके फेज हो गया। इस प्रोसेस के दौरान एनूनी ने अपनी फिंगर स्नैप की और अपनी पॉकेट में मैचेस और दूरी पर गिरी पत्तियों को जलाया, जिससे वो फ्लेमिंग जंप के साथ क्लाइन के पास अपीयर हुआ। क्लाइन ने उसे पकड़ा और उसके साथ वैनिश हो गया। इस इवेंट में कि अगर अमून उसे रोकने की कोशिश करता या एनूनी काफी तेजी से वापस नहीं आ पाता, तो क्लाइन का प्लान अपने मैरियोनेट को अबैंडन करना और दूर ट्रैवल करना था। ऐसी सर्कमस्टेंसेस के तहत अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एक मैरियोनेट की डेथ डेफिनेटली वर्थ थी। लकीली अमोन का अटेंशन छिले हुए पेड़ पर लगा हुआ था। उसने उसे रोका नहीं, या कहा जाना चाहिए कि ऐसा केस था कि उसके पास उसे रोकने का टाइम नहीं था। जब क्लाइन और उसका मैरियोनेट वैनिश हुए, अमोन रुक गया और उस जगह की ओर देखा जहां दोनों ओरिजिनली खड़े थे। जैसे सोच में हो, उसने हल्का सिर हिलाया और स्कॉफ किया, एवर नाइट का एक बिजारो सॉसरर। फिर उसने अपनी नजर हटाई और म्यूटेटेड ट्री की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, जेकब का कोई डिसेंडेंट? पेड़ के अंदर चूहे के डेमीगॉड ने पूछा, जैसे डूबते वक्त एक तैरते बोर्ड को पकड़ लिया हो। अमोन ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और अनऑब्जर्वेबली सिर हिलाया। बिल्कुल, वो टेस्ट में एक्सीलेंट थे। पेड़ के अंदर जेकब फैमिली का डिसेंडेंट साइलेंट हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद एक हॉरर से भरी वॉइस ने बोला, आह, आप ब्लास्फीमर अमोन है। ट्री होल के अंदर रिंग्ड वर्म्स रेंगते हुए बाहर आने लगे। हालांकि वो जल्दी से स्टिफ हो गए और अपनी जगहों पर फ्रीज हो गए। अमोन ने क्रिस्टल मोनोकल को एडजस्ट किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत लेट हो गया है ना? शायद कुछ यूज हो सकता था अगर तुमने शुरुआत से ही स्ट्रगल किया और रेजिस्ट किया होता, लेकिन अब क्या तुम यकीन करती हो कि मैं यहाँ अकेला हूँ? जैसे उसने बोला, उसके चारों ओर पेड़ हिले, जब अलग अलग पेड़ों की पत्तियां रफल्ड हुईं, बर्ड्स ब्रांचेस पर कूदे और क्रिस्प चर्पिंग निकली, और यहां तक कि नाइट ब्रीज में भी एक इनडिस्क्राइबेबल फील थी। तुम म्यूटेटेड ट्री के अंदर जेकब डिसेंडेंट की स्पीच एकदम रुक गई।
अमोन ने अपने हाथ अपने ट्रेंच कोट की पॉकेट्स में डाले और कैजुअली हंसा। मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली छोटी छोटी फैमिलीज में स्प्लिट हो गई है, बिना किसी इंटरैक्शन के। डर है कि तुम सब मेरे जरिए पकड़े जाओगे, सही है? राइट। क्या तुमने ज़ोरोवेस्ट के डिसेंडेंट्स के साथ और मरॉडर पाथवे के दूसरे बियॉन्डर्स के साथ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश नहीं की? मुझे लगता है इसे हर्मिट्स ऑफ फेट कहते हैं। तुम शायद एक मेंबर हो ना? मुझे देखने दो कि मैं तुम्हें रिप्लेस कर सकता हूं और उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट हो सकता हूं। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो अमोन के खिलाफ डिफेंड करने और अमोन से डील करने के लिए बनी है, उसमें अमोन पार्टिसिपेट कर रहा है। बस इसके बारे में सोचना ही काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहने के बाद उसने जोर से हिलते म्यूटेटेड ट्री की ओर देखा और कहा, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी फेट से जो मैं देख सकता हूं, तुमने मिस्टिसिज्म में अच्छी एजुकेशन नहीं ली। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं हो सकती। क्या तुम इस जेकब फैमिली ब्रांच की अकेली बची हुई हो? तुम जेकब फैमिली का एक सीक्रेट ट्रेजर ढूंढना चाहती थी, लेकिन तुम किसी वजह से सीरियसली इंजर्ड हो गई और सील्ड हो गई। तुमने एक ऑर्डिनरी एनिमल को पैरासाइट किया, फिर भी तुम में एक एक्सटेंडेड पीरियड तक ह्यूमन से बात ना करने के सिंकल है। क्या तुम बहुत पजल नहीं हो कि जब तुम सीक्वेंस 4 पर एडवांस हुई तो पोर्शन में कंटेन्ड नॉलेज या मर्मर्स से तुम्हें इस बारे में कोई वार्निंग्स क्यों नहीं मिली? हाँ, ये इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें डिलीट कर दिया था। नहीं। अंगर और विशियसनेस से भरी एक शार्प स्क्रीम गूंजी। इसमें एक इनडिस्क्राइबेबल पेन था। म्यूटेटेड ट्री की ट्रेम्बलिंग्स इंटेंसिफाई हुई जब तक वो किसी पॉइंट पर शांत नहीं हो गया। लाइट की स्ट्रीम्स अंदर से बाहर उड़ी और अमोन की बॉडी में सर्च हुई। सिल्क का एक पीस निकालते हुए अमोन ने अपना मोनोकल उतारा और इसे वाइप किया जब वो बड़बड़ाया। कितनी फूलिश! वो असल में मुझ पर यकीन कर गई जब मैंने कहा कि बहुत लेट हो गया है। कंट्रोल खोने के करीब होने वाले फेलोज के साथ एक फ्लॉ ये है कि वो ब्रेनलेस होते हैं और आसानी से फूल किए जा सकते हैं। अगर वो ध्यान से सोचती तो कैसे वो इसके अंदर की प्रॉब्लम्स को रियलाइज नहीं कर सकती? अगर मैं उसे जल्दी से फिनिश करके उसकी फेट स्टील कर सकता था तो मैं इतना वक्त उससे चैट करके क्यों वेस्ट करता? एक अवतार ही है आखिरकार। जब अमोन ने फिर से अपना मोनोकल पहना तो म्यूटेटेड ट्री से बाहर बहने वाली लाइट की स्ट्रीम पूरी तरह उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। इसी मोमेंट एक फिगर जंगलों से गुजर रही थी, हंटिंग गियर में हेजल। उसने जैसे कुछ सेंस किया और सबकॉन्शियसली देखा, सिर्फ अमोन को देखने के लिए। फिर उसने एक सरप्राइज्ड स्माइल रिवील की। टीचर, क्या आप रिकवर हो गए हैं? ओह, किसी ने आपके साथ एक प्रॉब्लम नोटिस कर लिया है। बेस्ट है कि आप छुप जाएं। अमोन ने साइलेंस में सुना, फिर धीरे धीरे अपने मुंह के साइड्स को कर्ल किया। ठीक है। अब शुरू होता है चैप्टर 984 एक्टिव रिस्पॉन्स। क्लाइन ने डायरेक्टली 160 बुकलिन स्ट्रीट पर टेलीपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो एन्यूनी के साथ समुद्र की ओर गया, एक सिक्लूडेड स्पॉट ढूंढा और द फूल का ऑनरिफिक नेम चैंट किया। फिर उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम उठाए और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। एक इशारे के साथ उसने एक पेपर फिगरीन समन की। इसके फौरन बाद उसने अपने सामने लंबी ब्रॉन्ज टेबल पर रखे कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी में से एक उठाया और इसे अपनी बॉडी के अंदर रख लिया। क्लाइन के पास अचानक एक डार्क रेड रोब आ गया। ये अपीयरेंस जंग और सेटल्ड गन पाउडर जैसा लग रहा था, जो भारी मात्रा में खून से सना हुआ था। उसके चेहरे की बात करें तो वो एक डार्क गोल्ड मास्क से कवर्ड था। उस पर के पैटर्न्स प्राचीन थे और उसके पहने क्राउन के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग अपीयरेंस सेट करते थे, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन स्पार्कलिंग जेम्स जड़े थे। ये वो चेंज था जो रेड प्रीस्ट कार्ड के साथ आया था। बार बार के एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लाइन ने कंफर्म कर लिया था कि रेड एंजल कार्ड के कुछ ट्रेट्स पेपर एंजल के फेट के साथ, फेट इंटरफियरेंस इफेक्ट के साथ बहुत कंपैटिबल थे। इससे ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की रिलेटेड पावर्स को और एनहांस किया जा सकता था। इसलिए उसने ब्लैक एम्परर या टायरेंट कार्ड्स की बजाय इसे चुना था। इसे पूरा करने के बाद रेड प्रीस्ट के रूप में क्लाइन ने एक पेपर फिगरीन उठाई और इसे हिलाया। फिर उसने इसे सर्ज होते ग्रे फॉग के साथ फ्यूज किया, इसे रिपलिंग ब्लॉब ऑफ लाइट पर फेंकते हुए, जो उसे प्रेयर ऑफर करता हुआ रिप्रेजेंट करता था। पेपर फिगरीन तेजी से बढ़ी, गोल्डन लाइट में नहाए एक एंजल में बदलती हुई। फ्लेम्स उसके पीछे क्रिस क्रॉस हुई, 12 पेयर्स ऑफ विंग्स का रूप लेती हुई। इस वॉर एंजल ने फिर प्रेयर से जनरेट हुए सीक्रेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड पर डिसेंड किया और क्लाइन और एन्यूनी को अपने फायरी विंग्स से एनवेलप कर लिया। सिर्फ इसे पूरा करने के बाद ही क्लाइन रिलैक्स हुआ। रेड प्रीस्ट कार्ड नीचे रखते हुए वो रियल वर्ल्ड में लौट आया। उसने पहले क्रीपिंग हंगर के लिए फूड ढूंढा, फिर एन्यूनी के साथ 160 बुकलिन स्ट्रीट पर वापस आया। एक ड्वेन डांटेज में ट्रांसफॉर्म हो गया, जबकि दूसरा मिक्स्ड ब्लड वाले यंग मैन में बदल गया। अपने बालों को कंघी करने के बाद क्लाइन अपने मास्टर बेडरूम की बालकनी पर गया, दूर की ओर देखते हुए जहां मार्क्ड का रेजिडेंस खड़ा था।
उसने पाया कि वो जगह अभी भी ब्राइटली लिट थी, एक क्लियर इंडिकेशन कि बॉल सही में खत्म नहीं हुई थी। आमतौर पर एक बॉल मिडनाइट तक कंटिन्यू करती थी और बेशक लोगों को उससे पहले जाने की इजाज़त थी। आखिरकार ज्यादातर लोग जो रात देर तक डांस करने को विलिंग होते वो यंग एडल्ट्स होते। एमन सही में टेरिफाइंग है। सिर्फ एक मरौडा पाथवे के डेमीगॉड को इन्वॉल्व करने वाली बैटल ही उसकी अटेंशन को गार्नर करने के लिए काफ़ी थी। भले ही एक सिटी में था और दूसरा सबर्ब्स में, उसके लेवल पर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का लॉ एक्सट्रीमली सब्सटैंशियल होना चाहिए। यस, मैं इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकता कि डेमीगॉड का म्यूटेशन कंट्रोल खोने की कगार पर होते हुए एमन के नोटिस में आया। क्लाइन सब कुछ रिकॉल करने से रोक नहीं पा रहा था, डरते हुए कि जब वो पीछे मुड़ेगा तो पाएगा कि एक पतला मोनोकल पहने यंग रिफाइंड मैन उसके पीछे रिक्लाइनिंग चेयर में बैठा है और रेड वाइन का ग्लास सिप कर रहा है। वो लकी महसूस कर रहा था कि वो पहले ही डेमीगॉड बन गया था और ग्रे फॉग के ऑरा को कन्वर्ज कर सकता था ताकि पर्टिकुलर पाथवेज के बियॉन्डर्स इसे डिटेक्ट न कर सकें। वरना पास्ट में एमन ने जो इंटरेस्ट दिखाया था उसका फोकस डेफिनेटली मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड की बजाय गहरमैन स्पैरो पर होता। अगर ऐसा होता तो शायद वो इतनी सक्सेसफुली टेलीपोर्ट ना कर पाता। चूंकि बैकलैंड में एमन लाइकली सिर्फ एक अवतार था, क्लाइन अभी भी पेपर एंजल के इंटरफियरेंस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। उसे यकीन था कि इस किंग ऑफ एंजल्स के पास ब्रेड क्रम्स के ट्रेल से उसे ट्रेस करके 160 बुकलैंड स्ट्रीट तक पहुंचने और ये डिटर्मिन करने का कोई साधन नहीं था कि वो ड्वेन डांटेज है। लेकिन इससे भी उसका माइंड ईज नहीं था। ये इसलिए क्योंकि मरॉडा पाथवे का डेमीगॉड भी बुकलैंड स्ट्रीट में इन्वॉल्व था। उसने यहाँ एडमिरल ऑफ ब्लड को फेस किया था और एक्सप्लोजिव्स ट्रिगर करने के लिए फोर्स हुई थी, आखिरकार एक चूहे को पैरासाइट करते हुए। यहाँ उसे एक मिरर ने वॉर्न किया था, मरॉडा पाथवे के एंजल के बारे में सीखकर जो रिप्लेनिशमेंट्स की जरूरत में था और ब्लास्फेमर एमन रास्ते में था। चूंकि उसने मिरर के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था, उसे लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया और उसे मूज मैनर जाना पड़ा। इसके अलावा हेजल, जो वो टारगेट पैरासाइट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सरफेस पर उसकी स्टूडेंट थी, आज रात एक पावरफुल इल्यूजन से इन्फ्लुएंस हुई अपने टीचर की कंडीशन को एक्सपोज करते हुए। ये सभी फैक्टर्स कंबाइंड होकर शायद एमन को एक विजिट देने के लिए बोले। जितना ज्यादा क्लाइंट सोचता उतना ही अनसेफ उसे बुकलैंड स्ट्रीट लगता। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक मरॉडर पाथवे एंजल के डेस्परेट नीड फॉर रिप्लेनिशमेंट्स के बारे में वार्निंग ही एमन के लिए बुकलैंड स्ट्रीट में कुछ पीरियड के लिए रेजिडेंस लेने के लिए काफी थी। बेशक एक एक्सट्रीमली स्मॉल चांस था कि मरॉडर पाथवे का डेमीगॉड एस्केप कर गया और कुछ भी डिवल्ज नहीं हुआ। हालांकि क्लाइन को यकीन था कि ये इम्पॉसिबल था। आखिरकार यहां तक कि उसे खुद को मैटर हैंडल करने का कॉन्फिडेंस था। एमन की तो बात ही छोड़ दें, जिसके पास मरॉडर पाथवे एग्जिस्टेंसेस पर कुछ लेवल का कंट्रोल था। मुझे लियोनार्ड में दादाजी के खिलाफ वेरी नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे चिंता नहीं होती कि वो रिकवरी के एक और स्टेज को अचीव करके लियोनार्ड को हार्म पहुंचाएगा, तो सब कुछ काफी जल्दी सेटल हो जाता। मैं इस सिचुएशन में एमन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। अब क्या करूं? कुछ भी हो, मुझे कुछ करना होगा, वरना न सिर्फ ड्वेन डांटेज के तौर पर मेरी आइडेंटिटी रिस्क में होगी, मैं पिंस्टर स्ट्रीट पर लियोनार्ड और बुकलैंड स्ट्रीट पर ऑर्डिनरी लोगों को भी इम्प्लिकेट कर सकता हूं। कौन जानता है कि एमन अचानक उन्हें पैरासाइट कर लेगा। जैसे क्लाइन के थॉट्स घूमे, उसका एक्सप्रेशन हैवी हो गया जब उसने सीरियसली एमन के अवतार को एलिमिनेट करने पर विचार करना शुरू कर दिया। उसका पहला आइडिया लियोनार्ड के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके उसमें मौजूद दादाजी पलेस ज़ोरोवेस्ट से एक प्लान बनाना था। इस मरॉडर एंजल के एमन के नॉलेज के साथ, जो एक ही पाथवे शेयर करता था, लाइकली था कि वो एक अच्छा प्लान सोच सकता था। क्लाइन ने फौरन अपना पेन और पेपर निकाला प्रेपरेशन में लिखने के लिए, लेकिन फाउंटेन पेन से कुछ स्क्रिबल्स करने के बाद वो रुक गया। उसने कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी पाई क्योंकि डिटेल में डिस्क्राइब करने से शायद फेट पर इफेक्ट हो और एमन को आगे से नोटिस करने की अलाउंस मिले। ज्यादा सिक्योर मेथड ये होता कि लियोनार्ड को ग्रे फॉग के ऊपर पुल किया जाए, वहां डिस्कशन हो सकती है और इसे रिले करने और पलेस ज़ोरोवेस्ट से डिस्कस करने के लिए बोला जाए। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? चर्च को रिपोर्ट करूं और उन्हें पूरी बैकलैंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए बोलूं? क्लाइन ने अपना फाउंटेन पेन नीचे रखा और साइलेंटली बड़बड़ाया जब उसने दूसरे प्रपोजल्स पर विचार किया। उसने जल्दी ही एमन को रिपोर्ट करने का विचार छोड़ दिया क्योंकि लियोनार्ड ने पहले ऐसा नहीं किया था। उसमें मौजूद दादाजी के ब्लास्फेमर एमन के अंडरस्टैंडिंग के साथ इससे इम्प्लाई होता है कि ये मेथड यूजलेस है। या तो इसमें एक ह्यूज फ्लॉ था या ये खुद को अफेक्ट करके खत्म हो सकता है।
बेटर पहले लियोनार्ड से पूछ लूं और एग्जैक्ट सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग रखूं बिफोर डिसीजन लूं। क्लाइन ने जल्दी अपना माइंड मेकअप कर लिया। उसने अरॉड से पूछने के लिए सिंबल ड्रॉ करने या स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टिन से कांटेक्ट करने के लिए पेपर क्रेन इस्तेमाल करने के अर्ज को टेम्परेरीली सप्रेस किया। एन्यूनी को डिसमिस करने के बाद वो मास्टर बेडरूम के बाथरूम में दाखिल हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम उठाए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचा। द फूल की सीट पर बैठते हुए क्लाइन ने द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो को कंजोर किया और फेक पर्सन को पायसली प्रे कराया। ऑनरेबल मिस्टर फूल, प्लीज लियोनार्ड मिशेल को इन्फॉर्म करें कि मैंने ब्लास्फेमर एमन के ट्रेसेस डिस्कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जितनी जल्दी हो सके आपकी किंगडम में हेड कर सके ताकि सब्सीक्वेंट एक्शंस डिस्कस कर सकें। टाइम उसके डिसाइड करने के लिए रहेगा। प्रेयर के कंटेंट को क्रिम्सन स्टार में फेंकने के बाद क्लाइन ने द फूल के तौर पर ऐड किया, प्लीज ज़ोरोवेस्ट से इसे हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ बरो के आउटस्कर्ट्स में एक स्पार्स फॉरेस्ट में लियोनार्ड ने अपना राइट हैंड उठाया और एक ब्लरी वाइल्ड वुल्फ के फिगर को रोका। वुल्फ विम्पर करता जब उसकी आंखों में जलती फ्लेम्स डिसिपेट हुई, नॉर्मल पर लौट आई। उसकी बॉडी फेड हो गई और हवा में वैनिश हो गई। हालांकि अब उसमें वो ब्लड थर्स्टी फीलिंग नहीं थी जो पहले एग्ज्यूड हो रही थी। सब कुछ शांत और सेरीन था। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में पेल एरा के बाद 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज अलग अलग नेशंस के साथ कॉमनली एक सेमेट्री बरियल एक्ट के लिए पुश की, जो आज तक स्ट्रिक्टली कैरी आउट किया गया था। चूंकि ह्यूमंस की संख्या जो घोस्ट्स में बदलती थी वो रेयर थी, एकमात्र एक्सेप्शन में स्लम्स में डिफिकल्ट टू डिटेक्ट डेथ्स या ड्राउनिंग विक्टिम्स इन्वॉल्व थे, जिन्हें टाइम पर फिश आउट नहीं किया जा सकता था। हालांकि डिसीज्ड की स्पिरिट्स सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं थे। हर तरह के वाइल्ड एनिमल्स और हर तरह की स्पिरिचुअलिटी वाले क्रीचर्स कुछ कंडीशंस के तहत स्पेक्टर्स बन सकते थे। इसके अलावा उनके लिए ह्यूमन सेमेट्रीज में जाना और खुद को इंटर करवाना इम्पॉसिबल था। इससे अक्सर वाइल्ड में घोस्ट साइटिंग्स के रूमर्स होते थे। जब उसने वाइल्ड वुल्फ को रेस्ट पर रखा, लियोनार्ड ने अचानक अपनी आंखों के सामने एक बाउंडलेस ग्रेइश व्हाइट फॉग अपीयर होता देखा जब द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो की प्रेयर्स उसके कानों में गूंजी। ब्लास्फेमर एमन की ट्रेसेस। वो अभी भी बैकलैंड में है। लियोनार्ड की आईलिड्स ट्विच हुई जब वो फौरन टेंस हो गया। चूंकि उसे मिस्टर फूल की इंस्ट्रक्शंस मिली थीं, उसने सप्रेस्ड वॉइस के साथ बोलने में हिचकिचाया नहीं। ओल्ड मैन, क्या आपने देखा, क्या आपने सुना? पैलेस ज़ोरवेस्ट की हल्की एज्ड वॉइस एक बार फिर गूंजी। नहीं, हालांकि मैंने एनॉमली सेंस की, मैंने कुछ नहीं देखा या सुना। ये सिर्फ तभी होगा जब मैं तुम्हारी पैरासाइटाइजेशन को डीपन करूं, जिससे मुझे तुम्हारे एस्ट्रल प्रोजेक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करने की इजाजत मिले। क्या तुम सोचते हो मैं फूल हूं? दिखने से मिस्टर फूल का रिस्पॉन्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए किया जाता है। लियोनार्ड ने सोचा इससे पहले कि वो विचार में कहे, ओल्ड मैन, क्लाइन ने मुझे मिस्टर फूल के जरिए इन्फॉर्म किया कि उसने एमन के ट्रेसेस डिस्कवर किए हैं। वो चाहता है कि मैं मिस्टर फूल की किंगडम में जाऊं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए। क्या आपके पास कोई सजेशंस हैं? पैलेस ज़ोरवेस्ट कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा, इससे पहले कि वो एक लंबी सांस छोड़े। अगर वो बैकलैंड में एमन के अवतार से डील करना चाहता है, तो उसे बताओ कि जब तक उसके पास कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स नहीं हैं, आउटकम वैसा ही होगा जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो। ये कहकर ओल्ड मैन प्री कंडीशंस दे रहा है। उसका मतलब है कि वो सिर्फ कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स के साथ कोऑपरेट करने को विलिंग होगा। लियोनार्ड का माइंड रेस किया जब उसने फौरन एक डार्क कॉर्नर ढूंढा और द वर्ल्ड क्लाइन को प्रेयर के जरिए इन्फॉर्म किया कि वो इसे इमीडिएटली कर सकता है। वाइल्डरनेस में अपनी बॉडी का कंट्रोल खोने से होने वाले डेंजर के लिए लियोनार्ड चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी अपनी बॉडी में मैरॉडर पाथवे का एक एंजल था। बहुत जल्दी उसने क्रिम्सन टाइड को अपनी ओर सर्ज होता देखा और उसे इनंडेट करते देखा। अब शुरू होता है चैप्टर 985, ब्लेस्ड ऑफ कंसीलमेंट। बाउंडलेस ग्रेश वाइट के ऊपर मैग्निफिसेंट पैलेस के अंदर जैसे ही लियोनार्ड मिशेल का फिगर लंबी ब्रॉन्ज टेबल की साइड पर अपीयर हुआ, वो सबकॉन्शियसली खड़ा हुआ और मिस्टर फूल को बो करना चाहता था। हालांकि जब उसने देखा तो उसने सीट को एम्प्टी पाया। वहां कोई नहीं बैठा था। क्या मिस्टर फूल आमतौर पर वहां नहीं बैठते? लियोनार्ड के माइंड में एक विचार कौन था जब उसने अपनी नजर लंबी मॉटल्ड टेबल के दूसरे एंड पर डाली। द वर्ल्ड वहां साइलेंटली बैठा था, जैसे वो ग्रे फॉग के साथ एक इनडिस्टिंक्ट ब्लर में फ्यूज हो गया हो। सिर्फ हम दोनों हैं। डेलिबरेटली गेहरमैन स्पैरो की अपीयरेंस इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, लियोनार्ड ने द वर्ल्ड से कैजुअली कहा जब वो वापस बैठ गया।
मिस्टर फूल की एब्सेंस डिस्कवर करने के बाद वो इंस्टेंटली रिलैक्स्ड हो गया। वो उतना रिजर्व नहीं था जितना प्रीवियस टैरो गैदरिंग में था, बस टेबल पर अपनी लेग फेंकने से थोड़ा कम। ये एक हैबिट है, क्लाइन ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया। लियोनार्ड ने सोच में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि समुद्र में गहमन स्पैरो का पर्सोना एक कोल्ड, रिजर्व्ड, रिफाइंड और पोलाइट पर्सन है। तुम्हारा करंट परफॉर्मेंस उस डिस्क्रिप्शन से बहुत मैच करता है। हालांकि तुम पास्ट में ऐसे नहीं थे, क्लाइन। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। गहमन स्पैरो के पर्सोना से अफेक्ट मत होना। हे, मैंने तुम्हें यहां एमिन को डिस्कस करने के लिए पुल किया था, चैट करने के लिए नहीं। तुम अपने दादाजी के मैटर्स के लिए इतनी कम चिंता क्यों दिखाते हो? क्लाइन ने असल में ऐसी सिचुएशंस में द वर्ल्ड के पर्सोना को इस्तेमाल करना एक हैबिट बना लिया था, लेकिन जब लियोनार्ड में से पॉइंट आउट किया तो वो अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस चेंज होने में थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसने टर्सली एक्नॉलेज किया कि वो इसे माइंड में रखेगा। क्या पैलेस ज़ोरोएस ने तुम्हें तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो वाला पार्ट सिखाया? हाँ, लियोनार्ड ने फ्रैंकली जवाब दिया। ये दादाजी काफी अच्छे लगते हैं। उन्होंने लियोनार्ड को इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मेंशन की। उनकी तुलना में पहले वाला चूहे का डेमीगॉड सही में कोई भलाई नहीं कर रहा था। उसने हेजल को मोस्ट कॉमन नॉलेज में से कुछ भी नहीं सिखाया। यहां तक कि अगर उसने सिखाया तो उसने कुछ को डिस्टॉर्ट किया। है, चाहे तुम कितने भी अनअफिलिएटेड हो, एक डेमीगॉड के लेवल पर वो कुछ भी कैसे नहीं जान सकते। यहां तक कि वो हाफ क्रेजी सी सर्पेंट काल्वेतुआ भी रिचुअल्स का रिस्पॉन्ड करना या सैक्रिफिशियल आइटम्स हासिल करना जानता था। वो कुछ थियर्जी और बेस्टोमेंट्स परफॉर्म करना भी जानता था। क्लाइन ने पैलेस ज़ोरोएस्ट का एक फर्स्ट इंप्रेशन एस्टैब्लिश किया। हालांकि वो जजमेंट देने में हेस्टी नहीं था। आखिरकार फिशिंग एक एक्टिविटी थी जिसमें बेट की जरूरत होती है। सिर्फ एक इंस्टेंस कुछ ज्यादा प्रूव नहीं करता। क्लाइन को साइलेंट देखते हुए लियोनार्ड ने स्मॉल टॉक काटी और बिजनेस पर आया। तुमने ब्रास फीमर एमिन के ट्रेसेस कहां डिस्कवर किए? क्लाइन सीधे पॉइंट पर आया। मैं एक मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड का पीछा कर रहा था जो कंट्रोल खोने की कगार पर था। हालांकि मुझे बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स में एमिन का सामना हो गया। मैं सिर्फ मिस्टर फूल की पावर्स यूज करके डायरेक्टली एस्केप कर सकता था। एमिन का अवतार सही में अभी तक बैकलैंड में है? लियोनार्ड ने सांस लेने से पहले कि वो काफी क्यूरियस और डेल्सिटरी मैनर में पूछा। तुम एक मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड का पीछा क्यों कर रहे थे जो कंट्रोल खोने की कगार पर था? सवाल पूछने के बाद उसे कुछ रियलाइज हुआ और स्विफ्टली ऐड किया। अगर इसमें मिस्टर फूल के कुछ प्लान्स इन्वॉल्व्ड है तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मैंने कभी पूछा ही नहीं। क्यों? क्या बियॉन्डर्स जो कंट्रोल खोने की कगार पर है या जिन्होंने कंट्रोल खो दिया है, उनसे डील करना नाइट हॉक की ड्यूटी नहीं है? क्लाइन ने सांस ली जब उसने लियोनार्ड का सवाल सुना। इससे उसे टिंगन सिटी में उसके टाइम की मेमोरीज हिल गईं। उन छोटे 2 महीनों में उसने कई सिमिलर मैटर्स हैंडल किए थे। इसमें चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का मैंडेटेड पनिशर था जो एक मॉन्स्टर में बदल गया, हुड यूजेन का लॉस ऑफ कंट्रोल और ओल्ड नील की हिडन सेज द्वारा करप्शन। हालांकि वो सिर्फ मुट्ठी भर थे, उन्होंने उस पर एक डीप इंप्रेशन छोड़ा। इसने कुछ एक्शंस को हड्डियों तक गहराई तक ड्रिल कर दिया। इसीलिए जब उसने सब कुछ ध्यान में रखा और इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि मरॉडर पाथमी का डेमीगॉड पागलों की तरह किसी को काटने के बाद कंट्रोल खोने की कगार पर है, तो उसने हिचकिचाया नहीं और नीचे से अपना इल्यूजन इस्तेमाल किया। इससे उसने हेजल से कंफर्मेशन हासिल की और प्रिपरेशंस करने के लिए 1-2 दिन इंतजार भी नहीं किया। बस उसने ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन किया और एक रफ प्लान बनाने के बाद एक्शन ले लिया। ऐसे मैटर्स उसके लिए इमरजेंसीज थे। इसके अलावा क्लाइन का लंबे समय से मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड से छुटकारा पाने का इरादा था। जो मैलिंटेंट उसने हेजल से डील करते समय दिखाया था वो ऑब्वियस था। इसके अलावा उसने मिस मैजिशियन को एंटाइज करने की कोशिश की थी कि वो ट्रेजर ढूंढे जो असल में एक ट्रैप था। अगर वो तब डेमीगॉड नहीं होता, जिसका मतलब स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस होता, तो वो तब एक्शन ले लेता। इसके अलावा वो डरा भी था कि वो अननेसेसरी एक्सीडेंट्स ट्रिगर कर देगा। ये बिल्कुल इसी वजह से था कि उसने अपने प्री डिटर्मिन्ड प्लान को फॉलो किया और उसे एलिमिनेट करने के लिए एक बार जब उसने मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड की कंडीशन कंफर्म कर ली। उसके प्लान का फर्स्ट स्टेज एनिमी को मूज मैनर से बाहर ल्योर करना था ताकि वो मरने से पहले अपना इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर सके, क्योंकि इससे ऑर्डिनरी लोग अफेक्ट होते। रिजल्ट काफी सेटिस्फैक्टरी था। खुद को बेट के तौर पर यूज करके उसने अपना गोल अचीव किया, लेकिन वो एयर कैनन बॉम्बार्डमेंट यूज करके बैटल फिनिश करने में फेल हो गया। इससे मरॉडर पाथवे का डेमीगॉड जंगलों में भाग गया और एक पेड़ को पैरासाइट कर लिया।
क्लाइंट के पास असल में अपने प्लान का सेकंड स्टेज था और उसने यहाँ तक की कंटिंजेंसीज तैयार की थीं अगर वो उसे एलिमिनेट करने में फेल हो जाता। उसे सरप्राइज हुआ कि एमिन अचानक अपीयर हुआ, जिससे उसे अपने सारे प्लान्स टर्मिनेट करने और बिना किसी हिचकिचाहट के भागने को बोला। क्लाइंट की कंटिंजेंसी ये थी कि एक मैरियनेट को बैटलफील्ड से एस्केप करने दिया जाए और न्यूमिनस एपिस्कोपेट के एक्सपेरिमेंटल डेमीगॉड बाय प्रोडक्ट पैट्रिक ब्रायन को लिखे ताकि उसकी हेल्प मिल सके। ये अनडाइंग लाइकली स्पिरिट वर्ल्ड को ट्रैवर्स करने की एबिलिटी पोजेस करता है और अगर कोई एडिशनल अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होती तो वो मिस मैसेंजर को समन कर सकता है और डीड के बाद पेमेंट कर सकता है। जैसे उसकी मेमोरीज सरफेस हुई, क्लाइंट ने लियोनार्ड को साइन टोन के साथ जवाब दिया, एक सीक्रेट। एक सेकंड रुकने के बाद उसने पूछा, तुमने चर्च ऑफ एवरनाइट को बैकलैंड में एमएन के अवतार के अराइवल के बारे में इन्फॉर्म करने का मौका क्यों नहीं ढूंढा? लियोनार्ड ने हरिडली एक एक्सप्लेनेशन दी, इंडिकेट करते हुए कि अगर एमन का एक्चुअल बॉडी अराइव होता तो एक डीटी का डिसेंड लगभग सर्टेन था। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि एमन अपने अवतार की डेथ इस्तेमाल करके डेस्टिनी में करस्पॉन्डिंग चेंजेस देख सकता था। इस तरह स्टर के सोर्स को ढूंढते हुए और मास्टरमाइंड की एक्टिविटी रेंज को फिगर आउट करते हुए। ये भी एमन की स्टाइल थी कि एक सुपरफिशियल अवतार के चारों ओर चक्कर काटे, लेकिन दर्जनों, डजन्स या सैकड़ों अवतारों को छुपाए। एमन के अवतार हर तरह के स्पिरिचुअलिटी वाले क्रीचर्स को पैरासाइट कर सकते थे। अगर कोई डेमीगॉड नहीं होता तो वो पैरासाइट को नोटिस भी नहीं करते। एंड की ओर लियोनार्ड ने क्लाइंट को डिटेल में इन्फॉर्म किया कि ओल्ड मैन ने कैसे एमन किसी की डेस्टिनी स्टील करेगा, इसका एग्जाम्पल रेस किया था। इससे क्लाइंट की पीठ में एक ठंडक दौड़ गई, थैंकफुल कि वो एमन से डील करने में रैश नहीं हुआ था, वरना मिस्टर फूल शायद रिप्लेस हो जाते। कोई आश्चर्य नहीं कि लियोनार्ड ने मैटर रिपोर्ट नहीं की। एमन के लिए इतने ओपनली अपीयर होना वो असल में फिशिंग कर रहा है। इसके अलावा उसके पास यहाँ तक कि और भी अवतार सीक्रेट में छुपे हुए हैं और वो हवा में माइक्रोब्स को पैरासाइट कर सकता है। सिर्फ ये ही मेरी स्कैल्प को टिंगल कर देता है। जो क्रीचर्स में फिलहाल कंट्रोल कर सकता हूँ वो उस स्टेट तक पहुँच भी नहीं सकते। जितना छोटा क्रीचर उतना ही हार्ड स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स देखना, ये काफ़ी स्पेशल केस है। मैं चर्च की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि ये किसी ऐसे शख्स से ना किया जाए जो हर एस्पेक्ट में बिना किसी प्रॉब्लम के हो। इससे उस पर एक गहरा इंप्रेशन छूटा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लियोनार्ड चर्च ऑफ एवरनाइट को मैटर रिपोर्ट करने के लिए एक एक्सीलेंट कैंडिडेट था, लेकिन पैलेस ज़ोरोवेस्ट उसे पैरासाइट करने के साथ वो अपने एग्जिस्टेंस को एमन के सामने एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा द हैंग्ड मैन भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर सकता था, लेकिन वो न्यूज़ का सोर्स प्रोवाइड करने में अनेबल था। इसका मतलब प्रॉब्लम्स थीं जो डीपर इन्वेस्टिगेशंस डिजर्व करती थीं। एक के बाद एक चॉइस क्लाइंट के माइंड में फ्लैश हुई। आखिरकार वो खुद पर पॉज हुआ, अपनी आइडेंटिटीज क्लाइंट मोरेटी और गहरमैन स्पैरो के तौर पर। एवरनाइट के ब्लेसेड के तौर पर मेरे लिए चर्च को बैकलिम में एमन के अवतार के बारे में इन्फॉर्म करना पूरी तरह रीजनेबल है। एमन इसमें फॉल्स पिक नहीं कर पाएगा। और आज रात मरोडा पाथवे के डेमीगॉड के साथ बैटल में इन्वॉल्व होने के बाद बिजारो सॉर्सरर के तौर पर जिसने एमन को विटनेस किया और अब नॉलेज के पोजीशन में है कि एंजल ऑफ टाइम का अवतार यहाँ बैकलैंड में है, ये भी बहुत नॉर्मल है और ऐसी चीज नहीं जो एमन के सस्पिशन को गार्नर करेगी। साथ ही चूंकि मैं एवरनाइट का ब्लेसेड हूं, सिर्फ एक अवतार का लॉस लाइकली उसके रिवेंज के लिए फुल रात को इनकर नहीं करेगा। आखिरकार वो शायद एक बहुत पॉसिबल ट्रैप का सामना कर रहा होगा, एक डीटी का डिसेंट। एक बैकर होना सही में अच्छा फील कराता है। हालांकि फेट जो बेस्टो करती है उसके लिए हमेशा एक प्राइस एग्जैक्ट की जाती है। क्लाइंट जल्दी ही मैटर पर एक कंक्लूजन पर आया। फिर उसने हैबिचुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और एमन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैटर पर विचार करना शुरू किया। एमन डेफिनेटली बिजारो सॉर्सरस से स्ट्रेंजर नहीं है। वो मेरे मैरियोनेट्स के कंट्रोल और मेरे लोकेशंस के स्वैपिंग से मेरी पाथवे डिटरमाइन कर सकता है। चूंकि एमन ने एक बिजारो सॉर्सरर को भागने की इजाजत दी, उसने एक्सपोज होने के लिए प्रिपरेशन जरूर बनाई होंगी। वो शायद यहाँ तक कि टारगेट को अट्रैक्ट करने की उम्मीद कर रहा होगा जिसे वो ढूंढ रहा है। मैं गहरमैन स्पैरो का फेस इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे कुछ इंप्लाई नहीं होता। एक फेसलेस की अपीयरेंस कम से कम चिंता की बात है। तो फिर एमन मेरी आइडेंटिटी कैसे डिटरमाइन करेगा? एक पावर हाउस जो डार्क में लर्क करता है और सीयर पाथवे का एक डेमीगॉड। चूंकि चर्च ऑफ एवरनाइट और सीक्रेट ऑर्डर फॉर्मूलाज, इंग्रेडिएंट्स और एक मरमेड के कंट्रोल में है, वहां लगभग कोई अनअफिलिएटेड बिजारो सॉर्सरर्स नहीं है। एंटीगोनस फैमिली के डिसेंडेंट्स सब वाइप आउट हो चुके हैं। इसलिए एक बिजारो सॉर्सरर या तो सीक्रेट ऑर्डर से है या एक सीक्रेट प्रॉक्सी जिसे चर्च ऑफ एवरनाइट सीक्रेटली नर्चर करता है। बैकलैंड में होने के साथ आंसर लगभग ऑब्वियस है। इन वजहों से एमन को यह डिटरमाइन करना मुश्किल नहीं होगा कि चर्च ऑफ एवरनाइट उसके वेयरअबाउट्स के बारे में अवेयर है और उसे वाइप आउट करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू करेगा।
मेरी उसकी रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेशंस के अंदर होगी। ऐसा ना करना अब नॉर्मल होगा। हाँ, वो डेफिनेटली छुप रहा होगा। यहाँ तक कि अगर वो मरौडा पाथवे के डेमीगॉड की आइडेंटिटी रिप्लेस करता है, जल्द ही वो बॉकलैंड स्ट्रीट नहीं आएगा। ये जजमेंट बनाने के बाद क्लाइंट ने फौरन थोड़ा ज्यादा रिलीव्ड फील किया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसके पास प्रिपेयर करने के लिए काफी टाइम होगा। तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? अपनी डिस्क्रिप्शन फिनिश करने के बाद क्लाइंट की लंबी साइलेंस देखकर लियोनार्ड पूछने से रुक नहीं पाया। क्लाइंट ने अपने विचारों को रेन इन किया और उसे जवाब दिए बिना पूछा, पैलेस ज़ोरोएस्ट के इस बारे में क्या सजेशंस हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम बैकलैंड में एमन के अवतार से डील करना चाहते हो तो तुम्हें पहले कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स हासिल करने होंगे। लियोनार्ड ने ट्रुथफुली जवाब दिया, कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स, पैलेस ज़ोरोएस्ट ओपनली मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। द फूल की सीट के पीछे हाफ सिंबल कंसीलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पेपर एंजल्स और रेड प्रीस्ट कार्ड इस्तेमाल करके मैं ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स को स्टर कर सकता हूं, जिससे एमन के अवतार को डिसरप्ट करना पॉसिबल हो जाता है। हालांकि ये शायद उसे फेट खुद में प्राय करने से रोकने में अनेबल है। हालांकि मेरे पास एवरनाइट के ब्लेसेड के तौर पर एक और आइडेंटिटी है और गॉडेस का एक और टाइटल मदर ऑफ कंसीलमेंट है। क्या एमन के अवतार को एलिमिनेट करना प्राइस पे करने या बेस्टोमन में रिसीव करने में कंसिडर होता है? दोनों लगते हैं। क्लाइंट ने सोचा इससे पहले कि वो डीप वॉइस में जवाब दे, पैलेस ज़ोरोएस्ट को बताओ कि मैं कंसीलमेंट का ब्लेसेड हूँ, मैं हेल्प के लिए प्रे करने का अटेम्प्ट करूंगा। वो मदर ऑफ कंसीलमेंट के ब्लेसेड होने के बारे में रेफर कर रहा था, लेकिन यह सर्टेन था कि पैलेस ज़ोरोएस्ट इसे द फूल के ब्लेसेड होने के तौर पर अंडरस्टैंड करेगा। अब शुरू होता है चैप्टर 986, द इन्फेक्शियसनेस ऑफ पैरासिटाइजिंग। तो मिस्टर फूल के पास कंसीलमेंट के एस्पेक्ट में भी अथॉरिटी है। लियोनार्ड को रियलाइजेशन हुई जब उसे समझ आया कि ओल्ड मैन ने स्पेशली कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स की ज़रूरत का मेंशन क्यों किया था। उसके रिप्लाई का इंतजार किए बिना क्लाइंट ने जोड़ा, इसके अलावा पैलेस ज़ोरोवेस्ट को बताओ कि एमन को शायद बहुत अच्छी तरह पता है कि बोकलन स्ट्रीट के आसपास एक मरॉडर पाथवे का एंजल है। लियोनार्ड की प्यूपल्स खैल गईं जब उसने ब्लर्ट किया, उसे ये कैसे पता चलेगा? तुम्हें बताना कन्वीनियंट नहीं है क्यों? क्लाइंट ने अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, इससे पहले कि वो काफी स्टर्नली जवाब दे। ऐसा नहीं है कि मैं एमन हूं। उसकी कौन सी एक्शंस या वर्ड्स ने तुम्हें इस कंक्लूजन पर पहुंचाया? लियोनार्ड ने सबकॉन्शियसली पूछा। नहीं, ये मैं ही हूं जिसने उसे बताया। क्लाइंट ने रिस्पॉन्स में चकल किया। इंडीड, लियोनार्ड ने सिर हिलाया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ओल्ड मैन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। वो एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि पूछे, क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि वो एक डिटेल्ड प्लान दे? क्लाइंट ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया। जब बात एमन और मरोडा पाथवे के नॉलेज की आती है तो उनसे बेहतर कमी है। ये कहने के बाद क्लाइंट, जिसने डिटर्मिन कर लिया था कि एमन जल्द ही बोकलन स्ट्रीट नहीं आएगा, शांति से जोड़ा, रिस्पॉन्ड करने में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कल की टैरो गैदरिंग में फीडबैक दे देना। दिखने से चीज़ें अभी तक क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंची हैं। लियोनार्ड ने क्लाइंट के वर्ड्स से सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिगर आउट कर ली। उसने हल्का सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम कल की टैरो गैदरिंग में इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मैटर को सेटल करने के बाद क्लाइंट फौरन उठा और डोर ऑफ लाइट की दिशा में झुका। मिस्टर फूल, हम हो गए। लियोनार्ड खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी विजन ब्लर हो गई जब क्रिम्सन स्टेलर लाइट ने उसे इनंडेट कर दिया। जब वो स्नैप होकर जागा तो उसने खुद को नॉर्थ बरो के आउटस्कर्ट्स में स्पार्स फॉरेस्ट में पाया। क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? पैलेस ज़ोरोवेस्ट की हल्की एज्ड वॉइस गूंजी। लियोनार्ड ने अपना गला साफ किया और कहा, क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो कंसीलमेंट का ब्लेस्ड है। वो हेल्प के लिए प्रे करने का अटेम्प्ट कर सकता है। कंसीलमेंट का ब्लेस्ड, इंडीड। पैलेस ने सांस ली और कहा, उसे बताओ कि जब तक वो सही में कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स हासिल कर सकता है, मैं एमन से डील करने और बैकलैंड में छुपे उसके सभी अवतारों को ढूंढने में हेल्प प्रोवाइड करने को विलिंग हूं। लियोनार्ड इस आंसर से सरप्राइज नहीं था जब उसने चकल किया। ओल्ड मैन, आप उतने कमजोर नहीं लगते जितना आप खुद को बताते हैं। पैलेस ज़ोरोवेस्ट चकल किया बिना किसी एंगर के हिंट के अपने टोन में। क्या तुमने रोजेल के कोट्स नहीं पढ़े? मुझे याद है कि वहाँ एक सेइंग है कि भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। वो घोड़े और ऊंट की ब्रीड पर डिपेंड करेगा। लियोनार्ड ने हैबिचुअली रिटॉर्ट किया, इससे पहले कि पूछे, ओल्ड मैन, हमें एमन से कैसे डील करना चाहिए? क्या आप खुद को बेट के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं? अहम, पैलेस ने स्नैप बैक किया। अगर ऐसा होता तो हम जिसका सामना करेंगे वो एमन का असली बॉडी होगा, ना कि उसके अवतार। जब ऐसा होगा तो हाई चांस है कि ये एक डीटी की बैटल इंस्टिगेट करेगा। मेरे पास अभी भी एस्केप करने का चांस हो सकता है। तुम्हारे लिए शायद तुम एवरनाइट के टेनेब्रस हेवन में लौट जाओगे। देख, लियोनार्ड सिर्फ एक चौटल के साथ जवाब दे सका। पैलेस ज़ोरोवेस्ट ने जारी रखा,
दूसरी पाथवेज की सिमिलर पावर्स के अपोजिट एमन के अवतार मैरोडा पाथवे बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स को अब्जॉर्ब करके तेजी से खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इस तरह यहाँ तक कि और वर्म्स ऑफ टाइम स्प्लिट करते हुए उसे अलग अलग क्रीचर्स को पैरासाइट करने की इजाज़त देते हुए। जब तक काफ़ी बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रोसेस होते रह सकती है। क्या ये एक प्लेग के स्प्रेड की तरह नहीं है? लियोनार्ड ने एक बार फिर अपनी पीठ में एक ठंडक महसूस की। अगर किसी के पास मैरोडा पाथवे के काफ़ी बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स होते, तो एमन के अवतार एक पर्सन को पैरासाइट करने से पूरी सिटी को पैरासाइट कर सकते थे। प्रिटी मच। पैलेस ज़ोरोवेस्ट ने लियोनार्ड के गेस को अफर्म किया और सांस ली। एमन से डील करने के लिए ये एकमात्र तरीका है एक्शन लेने का। डेमीगॉड लेवल पर मैरोडा पाथवे बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल करके उसे बेट आउट करना। जब तक तुम सक्सेसफुली उसके अवतारों में से एक को फिनिश ऑफ कर देते हो, बाकियों को सीक आउट और एलिमिनेट करने के तरीके हैं। हालांकि एमन डिसीट का मास्टर है, हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वरना ऐसा लग सकता है कि हम उसे बेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तुम्हें बेट कर रहा है। इस मैटर पर कंसीलमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है। मैं अंडरस्टैंड करता हूं। लियोनार्ड ने सांस ली और पूछने के लिए मुड़ा, एमन का अवतार कितना स्ट्रांग हो सकता है? पैलेस कुछ देर के लिए साइलेंट रहा, जैसे रिकलेक्शन में। आखिरकार उसने कहा, थ्योरी में उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार सीक्वेंस 1 के बराबर पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये उसकी मेंटल स्टेट को अनस्टेबल बना देगा और कंट्रोल लूज करने के साइंस दिखाएगा। आमतौर पर उसके अवतारों में से एक वर्म ऑफ टाइम है, हर एक वीक सीक्वेंस 4 के तौर पर स्टार्ट करता है। हालांकि हर एक के पास एक एंजल का ट्रेट है जो बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स को शैटर करने में केपेबल है। काफ़ी मात्रा में मैरोडा पाथवे बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स अब्जॉर्ब करके ऐसा अवतार सीक्वेंस 2 के बराबर एक लेवल तक पहुंच सकता है। हालांकि एमन सेल्डम ऐसा करता है। उसके अवतार ऑटोमैटिकली फ्रैक्चर होंगे और यहां तक कि और अवतार क्रिएट करेंगे। इसके अलावा बैकलैंड में एक्चुअल सिचुएशन के साथ उसके लिए काफ़ी बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स गैदर करना बहुत मुश्किल है, जो उसके अवतार को सीक्वेंस 2 तक रेज कर सके। लियोनार्ड ने एक पल के लिए केयरफुली सोचा, इससे पहले कि पूछे, तो हम एमन्स के ग्रुप का सामना करेंगे। उनमें से मेजॉरिटी के पास वीक सीक्वेंस 4 की स्ट्रेंथ होगी, माइनॉरिटी के पास सीक्वेंस 4 के नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होंगे, जबकि एक्सट्रीमली स्मॉल माइनॉरिटी सीक्वेंस 3 तक पहुंचती है। एमन की स्टाइल से ये लाइकली केस है। हालांकि तुम्हें याद रखना होगा कि एमन डिसीट में गुड है, पैलेस ने वॉर्न किया। इसके अलावा एमन के अवतार के बैकलैंड में अराइव होने के बाद से टाइम के बेस पर मैरोडा पाथवे बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने आज तक गैदर की हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। आखिरकार ये बैकलैंड है। साथ ही अगर सिचुएशन राइट नहीं है, तो उसके अवतार स्ट्रॉन्गेस्ट को सेंटर के तौर पर यूज़ करेंगे और ऑटोमैटिकली एक साथ गैदर होंगे स्ट्रेंथ में एलिवेशन अचीव करने के लिए। एमन से डील करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि मैटर्स को इस स्टेज तक डेवलप ना होने देना, वरना एमन को एस्केप होने से रोकने का कोई तरीका नहीं है, यहां तक कि अगर कंसीलमेंट डोमेन का एक एंजल अराइव हो जाए। सही में उससे डील करना मुश्किल है। इसके अलावा ये सिर्फ एक अवतार है जिसे उसने रैंडमली खुद को डेवलप करने के लिए फेंका, एक्सपेक्टेड ऑफ अ किंग ऑफ एंजल्स। एक पॉइंटनेंट साई करने के बाद लियोनार्ड को अचानक क्लाइन की रिमाइंडर याद आई और हरिडली कहा, एंजल ऑफ टाइम ने अपैरेंटली पहले से ही एक मैरोडा पाथवे डेमीगॉड को लॉक ऑन कर लिया है। क्लाइन ने कहा कि उसने उस डेमीगॉड को पीछा करते वक्त एमन का सामना किया। साथ ही एमन को लगता है कि पता है कि बोकलैंड स्ट्रीट के आसपास के रीजन में एक मैरोडा पाथवे एंजल छुपा हो सकता है। पैलेस एक बार फिर साइलेंट हो गया। काफी लंबे पीरियड के लिए ऐसा ही रहा। थोड़ी देर के बाद लियोनार्ड खुद को रिस्पॉन्स के लिए प्रॉड करने से रोक नहीं पाया। उसने सांस के साथ लमेंट किया, तुम्हारे पूर्व कलीग तुम्हारी तरह ही ट्रबलसम क्यों हैं? क्या? लियोनार्ड ने ब्लैंक लुक पहना। पैलेस ने हम्फ किया, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। वरना तुम्हें क्या लगता है कि बोकलैंड स्ट्रीट का प्रीफिक्स क्या है? ये सच है, बोकलैंड स्ट्रीट से जो भी रिलेटेड है वो ड्वेन डांटेस को अवॉइड नहीं कर सकता। क्या ये उस फेलो क्लाइन की क्रिएट की गई कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तभी लियोनार्ड को रियलाइजेशन हुई। इस पल पैलेस ने सांस ली। थैंकफुली उसने सिर्फ एंजल कहा और मेरा नाम नहीं, वरना मेरा सजेशन है कि हम तुरंत बैकलैंड छोड़ दें। उसे बताओ कि फिलहाल 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला, ये मैरोडा पाथवे का एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट सीक आउट करना या मैरोडा पाथवे का एक डेमीगॉड ढूंढना। उनका यूज करके हम एक ट्रैप डिजाइन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कंसीलमेंट के ब्लेसिंग्स की जरूरत है। इसके अलावा ये नेचुरल, रीजनेबल, नॉर्मल होना चाहिए और किसी भी तरह से सस्पिशन इनकर नहीं करना चाहिए।
दूसरा, एमन के बोकलैंड स्ट्रीट में एंटर करने का इंतजार करो। वो शायद किसी की आइडेंटिटी रिप्लेस करने और हवा के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करने का कॉम्बिनेशन करे। इसलिए तुम्हारे पूर्व कलीग को फेट के ग्राफ्टिंग को सी थ्रू करना होगा या माइक्रोब्स में एबनॉर्मैलिटीज नोटिस करनी होंगी। वरना जो मर्जी प्लान्स एम्प्लॉय किए जाएं, ये सिंपली एमन को फीड करना होगा। ये सुनकर लियोनार्ड की आईलिड्स ट्विच हुईं जब उसने सोलेमली सिर हिलाया। मैं कल आफ्टरनून में उसके साथ इन मैटर्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, पैलेस ज़ोरोवेस्क ने सांस ली और कहा, साथ ही अगर बैकलैंड में सभी एमन अवतार्स एलिमिनेट किए जा सकते हैं तो पीछे छूटे मोस्ट ऑफ द वर्म्स ऑफ टाइम मेरे होंगे। खुद को रिप्लेनिश करने का एक फॉर्म। नो वंडर ओल्ड मैन रिस्क लेने को विलिंग है, लियोनार्ड ने एनलाइटनमेंट में पूछा। क्या उन वर्म्स ऑफ टाइम में मैरोडर पाथवे के बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मेरे हाथों में ऐसा केस हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए जरूरी नहीं, पैलेस ने सिंपली एक्सप्लेन किया। जब एमन के अवतार मरते हैं तो छूटे वर्म्स ऑफ टाइम में इंडीड शुरुआत में काफ़ी मात्रा में बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन वो जल्द ही डिप्लीट हो जाएंगे और मेन बॉडी में वापस लौट जाएंगे। इस फिनोमिनन को होने से रोकने के लिए करस्पॉन्डिंग पावर की ज़रूरत है। लियोनार्ड ने पहले सिर हिलाया, फिर कंफ्यूजन में पूछा, वर्म्स ऑफ टाइम से बने लक चार्म्स इतने पावरफुल क्यों थे? पैलेस ने इंस्टेंटली स्कॉफ किया। क्या तुम भूल गए कि चार्म का एसेंस क्या है? इसका एसेंस है एक हाई लेवल एग्जिस्टेंस से हासिल की गई पावर। फिर ये एक मटेरियल यूज करता है जो इस पावर को हैंडल कर सकता है, साथ ही करस्पॉन्डिंग सिंबल्स से हासिल की गई पावर्स, इसे स्टेबलाइज करने के लिए। वर्म ऑफ टाइम की रोल है एक यूनिक वेसल होना। अगर लेवल काफी हाई है, इसका एसेंस कंपैटिबल है और काफी स्पिरिचुअलिटी है, तो रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी। इसलिए लक्स साइफन चार्म की पावर असल में मिस्टर फूल से आती है, लियोनार्ड ने सोच में पूछा। पैलेस ने चकल किया और कहा, हाँ, तुम एमन को भी प्रे कर सकते हो और उसकी पावर यूज करके लक्स साइफन चार्म्स क्रिएट कर सकते हो। बेशक वेसल मटेरियल की यूनिकनेस भी फाइनल प्रोडक्ट के इफेक्ट्स को अफेक्ट करेगी। दूसरे शब्दों में, अलग अलग स्पेशल मटेरियल्स रिस्पॉन्स के बेस पर पावर में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लीड करेंगे। चार्म्स एक बहुत प्रोफाउंड और कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ नॉलेज है। ये ऐसी चीज नहीं है जो कुछ कर्सरी एजुकेशन से पूरी तरह ग्रास्प की जा सके। तुम्हें इसमें और एफर्ट डालना होगा। लियोनार्ड ने इमीडिएटली कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस की। मंडे आफ्टरनून को ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स यूज करके हेजल की फैमिली को चेक करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि इस बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं थीं, क्लाइन ने पेशेंस से टैरो गैदरिंग के कन्वीन होने का इंतजार किया। एंशिएंट पैलेस में डार्क रेड बीम्स ऊपर उठीं, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। बिना रुके ऑड्री उठी और लंबी मॉटल टेबल के एंड की ओर झुकी। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। अब शुरू होता है चैप्टर 987, वेयरहाउस क्लियरेंस। ग्रीटिंग्स के बाद सभी अपनी सीट्स पर बैठ गए। ऑड्रे ने अपनी नज़र मिस्टर फूल के राइट हैंड के पास रखे थर्ड कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी पर घुमाई। उसे अचानक रियलाइजेशन हुई कि वो इस हफ्ते साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से रोजेल की डायरी एंट्रीज हासिल करना भूल गई थी। मैं पूरे हफ्ते विन रैम्बिस के साथ प्रॉब्लम में फंसी रही। ऑड्रे, जिसे लगा कि वो पहले से ही ब्राइट हो चुकी थी, इंस्टेंटली थोड़ी मेलंकॉलिक महसूस हुई। इसी पल कैटलिया ने लंबी मॉटल टेबल के एंड पर ऑनर की सीट की ओर देखा। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे भी इस हफ्ते कोई रोजेल डायरी एंट्रीज नहीं मिली। क्वीन मिस्टिक ने लगातार 2 हफ्तों से एम्परर की कोई डायरी एंट्रीज प्रोवाइड नहीं की हैं। क्या कुछ हो गया? अपनी हाई बैक चेयर पर लेजरली बैके द फूल क्लाइन को कुछ पजल्ड महसूस हुआ जब वो पेसिमिस्टिक विचार रखने से रोक नहीं पाया। हालांकि उसने जल्दी ही इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया, क्योंकि मैडम हर्मिट ने कोई एंग्जाइटी या कंसर्न नहीं दिखाया। गॉड की बैटल के रूइंस में, ड्रीम वर्ल्ड में एडमिरल ऑफ स्टार्स जिस तरह खुद को अपनी माँ की ज़रूरत में एक फ्लेजलिंग के तौर पर प्रेजेंट करती है, वो डेफिनेटली इतनी शांत नहीं होती अगर क्वीन मिस्टिक लगातार 2 हफ्तों तक उसे रिप्लाई नहीं करती। उसकी एंग्जाइटी शायद उसे द फूल की हेल्प सीक करने के लिए प्रॉम्प्ट करती। इसका मतलब यह है कि उसे पिछले 2 हफ्तों में बर्नाडेट से रिप्लाई मिली है, लेकिन कोई रोजेल डायरी एंट्रीज प्रोवाइड नहीं की गई। क्लाइन ने जेंटली सिर हिलाया और कैटलिया को शांति से जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं। ये कहने के बाद उसके विचार तेजी से दौड़े जब उसने बर्नाडेट की एक्शंस की वजह को एनालाइज करना शुरू किया। पहले उसने इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया कि उसके पास अब और रोजेल डायरी एंट्रीज नहीं थीं। एम्परर जिस फ्रीक्वेंसी से डायरी एंट्रीज लिखता था, उसे कंबाइन करते हुए उसने अंदाजा लगाया कि कंपाइल्ड डायरी 10 स्टैंडर्ड बुक्स से एक्सीड करेगी। यहां तक कि अगर बर्नाडेट के पास उसका सिर्फ तीसरा हिस्सा होता तो वो डेफिनेटली 1 या 2 बुक्स प्रोड्यूस करने में सक्षम थी।
इसके अलावा जो डायरी एंट्रीज उसने पहले प्रोवाइड की थीं, वो सिर्फ एक छोटी माइनॉरिटी थी जो क्रूशल इंटेलिजेंस को टच करती थी। दूसरा, क्लाइन को यकीन नहीं था कि बर्नाडेट ने आंसर्स से पूरी ट्रूथ हासिल कर ली थी। आखिरकार वो भी सर्टन था कि वो अपने हाथ में मौजूद सिंप्लीफाइड चाइनीज को उसे मिले फीडबैक के टिडबिट से डिसाइफर नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसने डिटेल्ड ट्रांसलेशन नहीं दी, बल्कि कुछ वर्ड्स के वेग आंसर्स दिए थे। इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए उसे शक हुआ कि क्या बर्नाडेट अगली बार जो डायरी एंट्रीज प्रोवाइड करने का प्लान कर रही थी, वो यहाँ तक कि और भी इंपॉर्टेंट होंगी। वो ज्यादा की थीं और एक सर्टन सीक्रेट या एक्सट्रीमली स्पेशल की ओर पॉइंट करते। ऐसे सवाल जो किसी को अनश्योर बना दें कि क्या वो आंसर जानना चाहते हैं। इस तरह ये क्वीन मिस्टिक फिलहाल डायलेमा में है। ये लाइकली केस है। मुझे आश्चर्य है कि एम्परर क्या लिखेगा। इसके अलावा बर्नाडेट कैसे एंट्री के इंपॉर्टेंस को जान पाती है। मुझे मैडम हर्मिट को अपनी रिक्वेस्ट्स पास ऑन करने के लिए बोलना होगा। सोच में एल्गर पहले से ही लियोनार्ड की ओर देखने के लिए मुड़ चुका था। मैं माफी चाहता हूं, फिलहाल अभी भी आपकी रिक्वेस्ट को मीट करने वाले मिस्टिकल आइटम्स की कोई न्यूज़ नहीं है। वो बहुत नॉर्मल है, राइट है। सीक्वेंस 5 और 6 से मिस्टिकल आइटम्स शुरू से ही कॉमन नहीं है। लियोनार्ड ने अंडरस्टैंडिंग में सर हिलाया। वो ओरिजिनली बहुत स्ट्रेट बैठा था, लेकिन जब उसने पाया कि द मून और द मजिशियन इतने अपटाइट नहीं थे, तो वो भी रिलैक्स हो गया, अपनी पीठ की स्ट्रेटनिंग को रिलीव करते हुए। ये देखकर क्लाइन ने द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो को कंट्रोल किया और होर्स वॉइस के साथ कहा, मेरे पास एक मिस्टिकल आइटम है जो आपकी रिक्वेस्ट्स को अलग-अलग एस्पेक्ट्स में सूट करता है। बस इसमें काफ़ी नंबर के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जिन्हें अवॉइड करना मुश्किल है। क्या आप इसे कंसिडर करना चाहते हैं? वो वर्ल्ड ऑफ द सी के बारे में रेफर कर रहा था। क्लाइन का कभी इस आइटम को लियोनार्ड को बेचने का इरादा नहीं था, जिसे लगभग सीलिंग की जरूरत थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका प्यारा पोएट फ्रेंड वर्ल्ड ऑफ द सी के नेगेटिव इफेक्ट्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता था। सॉन्ग्स की बेल्टिंग जो एली या फो के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वील्डर को ट्रिप करने का ट्रीट या लाइटनिंग स्ट्राइक्स के प्रोन होने का फ्लॉ आसानी से अवॉइड नहीं किए जा सकते थे। क्लाइन इसे सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर वर्ल्ड ऑफ द सी को एक अच्छा लेसन सिखाकर इस्तेमाल करने में सक्षम था, और विनर अनूनी को इसे वील्ड करने के लिए बोलकर, अफेक्टेड नहीं होने के लिए बोलकर। उसने यहां तक कि फ्लॉस को ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया था जो उसकी मदद कर सके। हालांकि ये कंसिडर करने के बाद कि लियोनार्ड के पास एक सीक्वेंस 1 मरॉडर पाथवे एंजल उसे पैरासाइट कर रहा था, क्लाइन को फीलिंग हुई कि लियोनार्ड के पास शायद प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के साधन हो। इसलिए उसने आखिरकार एक इंक्वायरी की, मुझे इसके बारे में बताओ। लियोनार्ड को यकीन था कि क्लाइन उसे स्कैम नहीं करेगा, इसलिए उसने एग्जैक्ट सिचुएशन को जानने के अपने इंटेंशंस एक्सप्रेस किए। द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो ने द हैंग्ड मैन की ओर ग्लांस किया और धीरे से कहा, ये एक टारगेट पर लाइटनिंग रिलीज कर सकता है। उसने वर्ल्ड ऑफ द सी की बियॉन्डर पावर्स और नेगेटिव इफेक्ट्स को लगभग डिस्क्राइब किया, जिससे लियोनार्ड कुछ हद तक एंटाइज्ड हो गया, भौहें सिकोड़ने के बावजूद। ये असल में एक स्टाफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो मुझे फ्लाई करने देगा। यहां तक कि सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक पर मुझे एक सूटेबल स्पिरिट सीक आउट करने की जरूरत होगी, इससे पहले कि मैं फ्लाई कर सकूं। इसके अलावा ऑफेंसिव स्ट्रेंथ सही में फॉर्मिडेबल है, काफी नंबर के ट्रेट्स हैं, लेकिन 3 नेगेटिव इफेक्ट्स काफी टेरिफाइंग हैं। मैं ओल्ड मैन से पूछने के लिए वापस जाऊंगा कि क्या उनके पास नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करने की कोई साधन है। लियोनार्ड ने कुछ सेकंड सोचा इससे पहले कि कहे, मैं इसे कंसिडर करने के लिए कुछ टाइम लूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको आंसर दूं तो कैसा रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो ने बिना किसी सरप्राइज के हिंट दिए जवाब दिया। बाकी मेंबर्स के लिए, यहां तक कि अगर वो शुरुआत में इंटरेस्टेड थे, सभी ने प्राइस के बारे में इंक्वायर करने का विचार छोड़ दिया एक बार जब उन्होंने वर्ल्ड ऑफ द सी के नेगेटिव इफेक्ट सुने। इस पल द फूल क्लाइन का माइंड एक और मैटर पर फोकस था। वो सोच रहा था कि क्या उसे इस मौके का यूज वेयरहाउस क्लियरेंस सेल करने के लिए करना चाहिए। वो सीक्वेंस 4 तक एडवांस हो गया था और डेमीगॉड बनने के बाद बहुत से आइटम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके पास पहले थे, अब उतने यूज के नहीं रह गए थे। मैं क्रीपिंग हंगर रख सकता हूं, मुझे इसे सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा ये एक सीक्वेंस 4 सेंट को ग्रेज कर सकता है, इसमें आगे ग्रोथ के लिए रूम है। इसके अलावा इसके पास जो अलग अलग बियॉन्डर पावर्स का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। डेथ नेल की वैल्यू अब उतनी ग्रेट नहीं रही, लेकिन लीथल अटैक मोड एक्टिवेट करने के बाद जो डैमेज ये एक फिक्स्ड टारगेट पर करता है वो एयर कैनन से एक्सीड करता है। कम से कम मैं इसे अभी भी सीक्वेंस 4 पर इस्तेमाल कर सकता हूं।
हाँ, इसमें भी ग्रोथ के लिए रूम है। क्लाइंट के माइंड में पहले 2 आइटम्स सरफेस हुए जो वो फ्रीक्वेंटली यूज करता था। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक उसे ज्यादा पावरफुल बुलेट्स हासिल होते, वो डेथ नेल के साथ टेरिफाइंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता था। एकमात्र प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी बुलेट्स हाई लेवल चार्म्स के बराबर थी, ऐसी चीज जो आसानी से नहीं मिल सकती थी। यहां तक कि अगर वो खुद उन्हें बनाने के लिए मटेरियल सीक आउट करता, तो उसे सक्सेस के चांसेस कंसिडर करने होते, किसी हाई लेवल एग्जिस्टेंस को प्रे करने, या अगर बैकलैश की पॉसिबिलिटी होती। इस एस्पेक्ट पर क्लाइंट ने कुछ प्लान्स बनाए। गॉडेस को प्रे करना, स्नेक ऑफ मर्क्यूरी विल ऑसेप्टन से हेल्प प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट करना, लियोनार्ड के जरिए पाले ज़ोरोएस्ट की हेल्प हासिल करना, ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स यूज करना और लियोनार्ड को भी मिशन के बहाने टिंगिन वापस एक ट्रिप बनाने के लिए बोलना, ताकि 3078 म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लम से एटर्नल ब्लेजिंग सन के डिवाइन ब्लड की कुछ पावर्स स्टील कर सके। फ्लेयरिंग सन बुलेट्स डेफिनेटली इविल स्पिरिट्स जैसे क्रीचर्स के नेमेसिस हैं। मेरे पास ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की पावर बोरो करके मटीरियल्स को यूज करने का कुछ आइडिया है। एमएन के वर्म्स ऑफ टाइम को यूज करके लक्स साइफन चार्म्स बनाए जा सकते हैं। मेरे वर्म्स ऑफ स्पिरिट को भी बियॉन्डर बुलेट्स में बनाया जा सकता है। जहां तक बात है कि ये कैसे किया जा सकता है, मुझे पाले ज़ोरोएस्ट से पूछने की जरूरत होगी। क्लाइन लियोनार्ड के साथ आने वाली चैट को एंटिसिपेट करने लगा। वर्म ऑफ स्पिरिट वो नेम था जो उसने उन ट्रांसपेरेंट मैगेट्स के लिए दिया था। इसके बाद उसने दूसरे आइटम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर कंसिडर करना शुरू किया। सन ब्रोच, मेरे पास फिलहाल ऐसी पावर्स और आइटम्स की कमी है। हालांकि मैं इविल स्पिरिट से डील करने के लिए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के कंट्रोल का यूज कर सकता हूं, मैं इसे रख सकता हूं और अपने मैरियोनेट को एक और एडिशनल चेंज होने की अनुमति दे सकता हूं। इसके अलावा मैं इसे समय समय पर डैनिट्स को भी लेंड कर सकता हूं। फ्लावर ऑफ ब्लड, मैं इसे बेच नहीं सकता। टैरो क्लब में ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स नहीं हैं। मैं अपने मैरियोनेट को इसे यूज करने देता रहूंगा। एक एडिशनल लाइफ होना एक एडिशनल होप है। ग्रीन एसेंस, मैं इसे बेच सकता हूं। मैं पहले से ही अपने एलिमेंट्स ट्रांसफर कर सकता हूं। क्रीपिंग हंगर में भी एक डॉक्टर ग्रेज्ड है। मर्फो कफलिंक, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे अचानक इसकी पावर्स की जरूरत होती है, तो मैं एक ह्यूज फिश में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं और लॉन्ग टर्म में मैं सी गॉड सेप्टर यूज करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर हेड कर सकता हूं, ताकि अपने आप को इफेक्ट से ऑगमेंट कर सकूं। ब्रोकन फिंगर, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई इसे चाहेगा। इसके अलावा मैंने पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि चूहे का डेमीगॉड क्यों सील्ड था। ये यूज का हो सकता है। मेरे पास एक प्योरीफाइंग बुलेट, 6 डीमन हंटिंग बुलेट्स और 2 एग्जॉर्सिज्म बुलेट्स बचे हैं। मैं इन्हें रैंडमली यूज कर दूंगा। मुझे इन्हें बेचने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल, मैं इसे इतने टाइम से बेच नहीं पाया हूं। ब्लैदरर का ऑरा, इसका यूज चार्म्स या बुलेट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं टेम्पररीली इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, क्या मैं डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स को प्रे करूं? इसे ऑप्शंस की लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जा सकता है। मैं देखूंगा कि फ्यूचर में कोई रिप्लेसमेंट प्लान्स हैं। एक इंटेरोगेटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, एक लुनाटिक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, 15 मिली 1000 फेस्ड हंटर का ब्लड, 40 ग्राम स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर पाउडर, एक 6 विंग्ड गार्गोइल की आई बॉल। टैरो क्लब मेंबर्स को इनकी जरूरत नहीं है। मैं शायद सी गॉड के बिलीवर्स या रोस्टेड आर्किपेलागो में रेजिस्टेंस को रिवॉर्ड कर पाऊंगा। जैसे ये थॉट्स उसके माइंड में फ्लैश हुए, क्लाइंट ने जल्दी से एक डिसीजन ले लिया। जहां तक बात है उन आइटम्स की जो कम से कम डेमी गॉड लेवल के थे, जैसे कि सी गॉड सेप्टर, ग्रॉसल ट्रैवल्स, जायंट किंग्स कोट की, उसने उन्हें बेचने पर कंसिडर नहीं किया। फिर उसने द वर्ल्ड गहरमैन स्पैरो को कहलवाया। मेरे पास सेल के लिए 2 मिस्टिकल आइटम्स हैं। उनके लेवल्स रिलेटिवली लो है। कैटलेया ने फौरन जवाब दिया, लो लेवल का मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस है। कई लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स, यहां तक कि सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स के बैटल्स के टाइड्स टर्न कर सकते हैं। मैं उन 2 मिस्टिकल आइटम्स की डिटेल्ड सिचुएशन जानने में काफी इंटरेस्टेड हूं। क्लाइंट ने जेंटली सर हिलाया और मर्फो कफलिंक और ग्रीन एसेंस की यूजेस और फ्लॉस को डिस्क्राइब किया। वो पूरा करने के बाद उसने कहा, मर्फो कफलिंक 500 पाउंड्स के लिए, ग्रीन एसेंस 1000 पाउंड्स के लिए। जैसे ही उसने कहा, ऑड्रे ने अपना आर्म रेस किया। मैं मर्फो कफलिंक खरीदना चाहती हूं। वो असल में कहना चाहती थी कि वो दोनों चाहती है। आखिरकार दोनों मिस्टिकल आइटम्स में एक्सट्रीमली माइनर नेगेटिव साइड इफेक्ट्स थे। हालांकि ये कंसिडर करते हुए कि दूसरों की अपनी नीड्स हो सकती हैं, उसे लगा कि अपने लिए सब लेना इनअप्रोप्रिएट था। ऑड्रे ने आखिरकार सिर्फ मर्फो कफलिंक लेने का डिसाइड किया।
ये उसे इल्यूजरी स्केल्स की एक लेयर प्रोवाइड कर सकता था, उसे आसानी से कैच होने से रोकने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो स्विम करना नहीं जानती थी। ये इफेक्टिवली उसकी वीकनेस को मेकअप कर सकता था। हीट और ड्राई वेदर आसानी से फटीग कॉज करने के लिए वो इसे लेकर बहुत वरीड नहीं थी। ये इसलिए क्योंकि चाहे ईस्ट चेस्टर काउंटी में हो या बैकलैंड में, टेम्परेचर सेल्डम 30 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड होता। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई थी। मिस जस्टिस की मर्फो कफलिंग पर नज़र देखकर बाकी मेंबर्स ने वाइजली प्राइस रेज किए बिना छोड़ दिया। ट्रेड जल्दी खत्म हो गया। इसके बाद एल्गर ने ग्रीन एसेंस रिंग खरीदी। उसके लिए हालांकि वाटर डोमेन में कुछ रेस्टोरेटिव स्पेल्स थे, वो एक डेडिकेटेड आइटम से इन्फीरियर थे। एक बियॉन्डर जिसे अक्सर मेले बैटल्स में एंगेज करना पड़ता था, ये बहुत इंपॉर्टेंस का था। मॉस्कीटोज को अट्रैक्ट करने के लिए एल्गर बॉदर्ड नहीं था। ये इसलिए क्योंकि उसकी स्किन के नीचे इल्यूजरी स्केल्स थे जो उसे बाइट्स से डरने से रोकते थे। ट्रांजैक्शन सेगमेंट खत्म होने के बाद एमलिन ने अपना गला साफ किया और एक सवाल पूछा। अब शुरू होता है चैप्टर 988 जॉइंट ऑपरेशन। एमलिन ने अपने हाथ जोड़े, थोड़ी हिम्मत जुटाई और डायगोनल डायरेक्शन में बैठी मिस मैजिशियन की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कंफर्म कर लिया है, डेलेयर फॉरेस्ट का वो पुराना कासल, वो सैंग्विन का एक इंटरनल टेस्ट था। उन्होंने जानबूझकर की इंफॉर्मेशन छुपाई थी। ये कहते ही एमलिन को लगा जैसे उसके चेस्ट से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो जो हिचकिचाहट, वो जो शर्मिंदगी उसे महसूस हो रही थी, अब वो गायब हो चुकी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मैन हर्मिट और मिस्टर हैंगमैन के चेहरे देखने के लिए, लेकिन उसने नोटिस किया कि उन्हें कोई सरप्राइज नहीं हुआ, जैसे उन्हें पहले से ही उम्मीद थी। लगता है जब मिस मैजिशियन ने इंटेल में प्रॉब्लम की बात की थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था। एमलिन ने मन ही मन सोचा और मिस मैजिशियन के कुछ बोलने से पहले ही अपनी बात जोड़ी, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी 300 पाउंड्स की इंटेल फी रिफंड करूंगा। इसके अलावा 300 पाउंड्स एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन के तौर पर भी दूंगा। और हाँ, जिस सैंग्विन ने जानबूझकर इन्फॉर्मेशन छुपाई थी, मैं उसे सजा भी दिलवाऊंगा। फॉर्स ने सोचा, भले ही मिस्टर मून हमेशा घमंडी दिखते हैं, पर गलती होने पर वो काफी सिंसियर हैं। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। वैसे भी फॉर्स को उस एंशिएंट रेत का कर्स्ड आइटम मिल चुका था, तो मामला वहीं खत्म हो गया था। फॉर्स को जियो की हिदायत याद आई। उसने बिना जियो की तरफ देखे कहा, यह बस एक ओवरसाइट थी, यानी ध्यान न देने की वजह से हुआ। मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, बस इंटेल फी रिफंड कर दीजिए, वही काफी है। ये कहते ही फॉर्स के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो कासल सैंग्विन का टेस्ट था, तो क्या इसका मतलब यह है कि सैंग्विन मुझ पर और जियो पर नजर रख रहे थे? फॉर्स से रहा नहीं गया। उसने घूमकर जियो की तरफ देखा। मिस जजमेंट ने हल्का सा सर हिलाया, जिसका मतलब था कि उन्हें कोई भी मॉनिटर करते हुए नहीं मिला। फॉर्स थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने वो सारी सिचुएशन याद करने की कोशिश की। हमने काफी देर बाद एक्सप्लोरेशन शुरू की थी। क्या तब तक सैंग्विन का पेशेंस खत्म हो गया था? क्या उस इन का बॉस कोई डिस्गाइज्ड सैंग्विन था? नहीं, ये सही नहीं लगता। वहां के लोकल्स भी उस जगह के बारे में जानते थे। अगर वो कासल इतना डेंजरस था, तो जो लोग वहां बारिश से बचने रुकते हैं, वो जिंदा कैसे बच जाते हैं? वो बस उसे क्रीपी बोलते हैं। इसका मतलब सैंग्विन ने टेस्ट के लिए वो रास्ता खोला था। फॉर्स का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। शायद मिस्टर फूल ने कुछ नहीं कहा, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, वापस जाकर मुझे सावधान रहना होगा। जब फॉर्स ये सब सोच रही थी, एमलिन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ओके। उसने कॉम्पनसेशन देने की जिद नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि उस सैंग्विन अर्नेस्ट बोयार को सजा दिलवाना ही सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन होगा। अब वो इंतजार कर रहा था कि कोई उससे सजा के बारे में पूछे, ताकि वो बाकी टैरो क्लब मेंबर से सजेशंस ले सके। लेकिन फॉर्स चुप रही। उसे लगा ये सैंग्विन का आपसी मामला है और मिस्टर मून ने अभी कोई प्लान नहीं बताया, तो ज्यादा फोर्स करना सही नहीं होगा। जाइंट रेजिडेंस जैसे उस पैलेस में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी मिस जस्टिस ने, जो सामने बैठी थी, अपने होंठ दबाए और बड़े क्यूरियसली पूछा, मिस्टर मून, आप उस सैंग्विन को कैसे पनिश करने का प्लान कर रहे हैं? एमलिन ने राहत की सांस ली और सबकॉन्शियसली द वर्ल्ड की तरफ देखा। उसने जो किया वो हायर अप्स के ऑर्डर्स पर किया था। मुझे लगता है ये गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। एमलिन इनडायरेक्टली मिस्टर वर्ल्ड को यह कह रहा था कि इस मामले में उन्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन न देखकर एमलिन ने सामने देखते हुए कहा, मेरा प्लान यह है कि मैं उस सैंग्विन को बैकलैंड के अर्थ मदर के खास कैथेड्रल में ले जाऊं। अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसने हार्वेस्ट चर्च का नाम नहीं लिया। बैकलैंड में बस एक ही अर्थ मदर का कैथेड्रल है, वो है हार्वेस्ट चर्च। बाकी सब तो गांव के इलाकों में है। लेनॉर्ड ने ऊपर डोम की तरफ देखते हुए अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। आप चाहते हैं कि चर्च ऑफ अर्थ मदर के बियॉन्डर्स उस सैंग्विन को प्यूरिफाई कर दें? फॉर्स हैरानी से बोली। उसकी नज़र में ये उस इंसान को सीधा मार देने जैसा था। एमलिन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी मैम हर्मिट ने बीच में कहा,
चर्च ऑफ अर्थ मदर की एक आदत है, वो सैंग्विन को चर्च में शामिल कर लेते हैं, उनका फेथ बदल देते हैं और उन्हें प्रीस्ट्स या बिशप्स बना देते हैं। मिस जस्टिस ने मन ही मन सोचा और चुपके से मिस्टर मून को देखा। उस सैंग्विन को क्लर्जीमैन बना देना, रोजाना चर्च में प्रेयर करवाना और वॉलंटरी वर्क करवाना ताकि उसका दिल साफ हो सके, वो लंबे समय तक ये करने में फंस जाएगा। मिस्टर मून का पनिशमेंट प्लान तो सच में बहुत विशियस है, लेकिन मुझे पसंद आया। उस आदमी की वजह से मैं और जियो लगभग एंशिएंट रेट्स बनने वाले थे। फॉर्स का इंटरेस्ट अचानक बढ़ गया। उसने पूछा, मिस्टर मून, आप उस सैंग्विन को अर्थ मदर के कैथीड्रल में कैसे ले जाएंगे? क्या कोई प्लान है? शायद मैं मदद कर सकती हूँ। बस ध्यान रखिएगा, उसे सजा देने के चक्कर में आप खुद कैथीड्रल के अंदर मत चले जाना, वरना फिर मिस्टर फूल से ही मदद मांगनी पड़ेगी। लेनार्ड अब अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रहा था। वो पक्का श्योर था कि मिस्टर मून ही हार्वेस्ट चर्च के एमलिन वाइट है। साफ था वो सैंग्विन पहले से ही अर्थ मदर का प्रीस्ट था। ये तो वही बात हुई कि एक डूबता हुआ इंसान दूसरों को भी अपने साथ खींच रहा है। लेनार्ड ने मुस्कुराते हुए द वर्ल्ड की तरफ देखा, लेकिन उस पर पुराना कुलीग बिल्कुल शांत बैठा था, एकदम गंभीर। लेनार्ड ने सोचा, क्या ये एक क्लाउन की ताकत है या क्लेन को अब इन सब चीजों की आदत पड़ गई है? लंबी टेबल के आखिरी छोर पर बैठे द फूल क्लेन ने अपना मुंह छिपा लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एमलिन इतना क्रिएटिव होगा। आखिरकार एमलिन के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि ये अच्छी बात है या बुरी। क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और दिलचस्पी से आगे का तमाशा देखने लगा। एमलिन को मिस मजिशियन की चिंता सुनकर और भी ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि वो खुद दिन में कई बार अर्थ मदर के कैथीड्रल जाता था। उसने अपना गला साफ किया और कहा, फिलहाल मेरे पास कोई पक्का प्लान नहीं है। मैं आप सबसे सजेशंस चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भयंकर लड़ाई ना हो। मैं नहीं चाहता कि बात बढ़े या मेरी आइडेंटिटी डायरेक्ट एक्सपोज हो। मिस मजिशियन, आप हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन हम आपस में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फॉर्ज ने एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स की तरह पूछा, पहले आपको यह बताना होगा कि वो सैंग्विन किस सीक्वेंस पर है और वो किस चीज में माहिर है। एमलिन तैयार था। वो सीक्वेंस 5 के बराबर है। वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और फुल मून के इफेक्ट्स क्रिएट करने में एक्सपर्ट है। फुल मून के इफेक्ट्स? फॉर्ज का मुंह खुला का खुला रह गया। एमलिन की बात खत्म होते ही फॉर्ज ने एक सूखी हंसी के साथ कहा, मुझे याद आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, शायद मैं इस मामले में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। फुल मून जैसी हालत में उसे मिस्टर डोर की रेविंग सुनाई देने लगती थी। इसका मतलब था कि वो तुरंत घायल हो जाएगी और लड़ने के लायक नहीं बचेगी। एमलिन ने गुस्से में थोड़ा फ्राउन किया। मिस मजिशियन का एटीट्यूड अचानक कैसे बदल गया? तभी जियो, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, बोली, मैं हिस्सा ले सकती हूँ, बस मुझे स्पॉइल्स में से हिस्सा चाहिए। मिस जजमेंट की आवाज बहुत फर्म है। लगता है वो बदला लेना चाहती हैं, क्योंकि इसमें उसके दोस्त शामिल थे और ये टैरो क्लब का पहला जॉइंट मिशन हो सकता था। ऑड्री को काफी इंट्रीग लगा। उसने कहा, मैं उस सैंग्विन को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ ताकि वो खुद चलकर अर्थ मदर के कैथीड्रल में चला जाए, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर होगा अगर हिप्नोटाइज करते वक्त वो थोड़ा कंफ्यूज्ड या हाफ डेज्ड हालत में हो। मिस्टर मून, क्या आप ये कर सकते हैं? एमलिन अपनी पावर्स और आइटम्स के बारे में सोच ही रहा था कि लेनार्ड अचानक हंस पड़ा। ये तो आसान है, लेकिन मैं सिर्फ उस सैंग्विन को बेहोश करने की जिम्मेदारी लूंगा। शर्त यह है कि हमारे पास पूरी इंटेल हो। जियो ने हाँ में सर हिलाया। मैं ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन में अच्छी हूँ, इंटेल का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले मिस्टर मून मुझे उस सैंग्विन का नाम, पता और वो दिखने में कैसा है ये बताएंगे। एमलिन ने राहत की सांस ली। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, तो इस सब में मेरा रोल क्या है और आप लोग पेमेंट क्या लेंगे? अब शुरू होता है चैप्टर 989, मेंटोर एल्जर। मिस्टर मून के सवाल पर बाकी टैरेट क्लब मेंबर्स को अचानक एहसास हुआ कि इस पूरे पनिशमेंट प्लान के मेन इंस्टिगेटर यानी खुद मिस्टर मून के पास तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। प्लान के हिसाब से उनका काम बस नाम, पता और अपीयरेंस बताना था। उसके बाद ट्रैकिंग का काम मिस जजमेंट का था। मिस जस्टिस और मिस्टर स्टार लोकेशन डिसाइड करते, फिर मिस्टर स्टार उस सैंग्विन को बेहोश करते और मिस जस्टिस उसे हिप्नोटाइज करके चुपचाप कैथीड्रल भेज देती। इस पूरे प्रोसेस में मिस्टर मून का रोल ना के बराबर था। ऑड्री ने थोड़ा सोचा और कहा, मिस्टर मून, आपको बस ये इंश्योर करना होगा कि वो हिप्नोटाइज सैंग्विन रास्ते में किसी हादसे का शिकार ना हो, वो स्ट्रगल ना करे और कोई उसे बचा ना ले। ये कहते ही ऑड्री को प्लान में एक कमी नजर आई। उसने जल्दी से बात जोड़ी, अगर वो सैंग्विन चर्च ऑफ अर्थ मदर के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हुआ तो हिप्नोसिस का असर कम हो सकता है। इसलिए मैं प्लान थोड़ा बदलना चाहूंगी। मैं उसके दिमाग में ये बात डालूंगी कि वो अपने किसी दुश्मन का पीछा कर रहा है। इस तरह उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कब कैथीड्रल पहुंच गया। ऑड्री ने मिस्टर मून की तरफ देखा। कैसा रहेगा अगर उसकी नफरत का टारगेट आप बने? इसके लिए आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा और पकड़े गए बिना एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमलिन ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। ड्यूक ओल्मर ने उसकी बॉडी से करप्टिव पावर्स निकाल दी थीं। अब बस अगले फुल मून का इंतजार था, जब वो वाइस काउंट बन जाएगा। तब वो उस सैंग्विन
एर्नेस्ट बोयार के बराबर ताकतवर होगा और ये मौका अगले हफ्ते ही आने वाला था। एमलिन को पूरा भरोसा था कि एंसेस्टर की रिंग और वाइसकाउंट की पावर्स से वो आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मिस मैजिशियन से उनकी स्पेल बुक मांग लूंगा। एमलिन काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेनर्ड को मिस जस्टिस और मिस्टर मून की बातें सुनकर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसके लिए किसी मॉन्स्टर से सीधी लड़ाई करना उतना डरावना नहीं था जितना कि ये ख्याल कि कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और आपसे वो सब करवा रहा है जो आप करना नहीं चाहते। उसने खुद को संभाला और एमलिन के दूसरे सवाल का जवाब दिया। मेरा पेमेंट भी मिस जजमेंट जैसा ही है। मुझे स्पॉइल्स यानी लूट का एक हिस्सा चाहिए। लेनर्ड के लिए ये मिशन बस एक कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीने जितना आसान था। उसे बस सही वक्त पर टारगेट को बेहोश करना था और निकल जाना था। उसे एडवांस पेमेंट मांगना सही नहीं लगा, इसलिए उसने लूट में हिस्सा मांगना बेहतर समझा। वैसे भी टैरेट क्लब में फुली ब्लेंड होने के लिए ये सब करना जरूरी था। ऑड्री ने जियो की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी रिक्वेस्ट भी सेम है। मुझे भी स्पॉइल्स का 1/4 हिस्सा चाहिए। दरअसल ऑड्री को पैसे नहीं चाहिए थे, वो तो बस अपने दोस्तों की मदद करना चाहती थी। लेकिन उसने स्पॉइल्स का हिस्सा इसलिए मांगा ताकि मिस्टर मून की फीलिंग्स हर्ट ना हो। वो नहीं चाहती थी कि उसका फ्री में मदद करना उस घमंडी सैंगविल को शर्मिंदा करे। ऑड्री ने मन ही मन सोचा, वैसे भी मिस्टर मून ने अभी 5,000 पाउंड्स खर्च किए हैं, उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होगी। 4 लोग और 4 हिस्से, ये काफी फेयर है। एमलिन ने राहत की सांस ली और सबकी तरफ देखा। कोई और सजेशन? फॉर्स को यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा, बस इतना ही? वो सैंगविन सीक्वेंस 5 के बराबर है। आप लोगों का प्लान सुनकर लग रहा है कि ये तो मामूली काम है। फॉर्स के दिमाग में सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स बहुत ताकतवर होते हैं। पायरेट एडमिरल्स तक इस लेवल पर होते हैं। लेकिन यहां द स्टार और बाकी लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये कोई मामूली काम हो। लेनर्ड ने सोचा और कहा, जब तक उस सैंगविन के पास मेरी पावर्स को रोकने वाला कोई आइटम नहीं है, तब तक मैं उसे आसानी से बेहोश कर सकता हूं। बस मिस जस्टिस को वो मौका संभालना होगा। अगर मैं लोकेशन पहले से तैयार कर लूं तो मैं संभाल लूंगी, ऑड्री ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। हालांकि वो अंदर से थोड़ी नर्वस थी। आखिर ये उसका पहला बैटल था, लेकिन अपनी पावर्स पर उसे भरोसा था। फॉर्स का दिमाग सुन्न पड़ गया। बिना रियलाइज किए मिस्टर वर्ल्ड के अलावा बाकी टैरेट क्लब मेंबर्स भी अब सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स को खत्म करने की ताकत रखते हैं। सही बात है, मिस जस्टिस खुद सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट है। अगर उन्हें सेम लेवल के बियॉन्डर का सपोर्ट मिले तो सीक्वेंस 5 को कंट्रोल करना नामुमकिन नहीं है। जब एमलिन को लगा कि सब तय हो गया है, तभी कोने में बैठे एल्जर ने अपनी खामोशी तोड़ी। वो अब तक चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते मुझे लगता है कि हमें चीजों को थोड़ा और गहराई से सोचना चाहिए। एमलिन और लेनर्ड ने उलझन भरी नजरों से मिस्टर हैंगमैन को देखा। एल्जर ने अपना गला साफ किया और डेरिक की तरफ देखा। अगर दिलेर फॉरेस्ट का वो कैसल एक टेस्ट था, तो ये कैसे मान लिया कि वो सैंगविन खुद एक टेस्ट नहीं है? बिल्कुल सही। मुझे पता था मिस्टर हैंगमैन वार्निंग जरूर देंगे। द फूल क्लेन ने द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो के जरिए हाँ में सिर हिलाया। कथलिया ने भी सहमति होकर एल्जर को देखा। एमलिन की आंखें फैल गईं। वो एकदम चुप हो गया। एक पल में उसे एहसास हुआ कि वो कितना लापरवाह हो गया है। लेनर्ड को भी हैरानी हुई। उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना कैजुअल था। ऑफिशियल बियॉन्डर होने के बावजूद उसने रिस्क्स को कंसिडर ही नहीं किया था। ऑड्री ने मन ही मन सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, मिस्टर हैंगमैन हर डिटेल पर कितनी बारीकी से गौर करते हैं। ऑड्री, तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा। ऑड्री ने पूछा, तो क्या हमें यह पनिशमेंट प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए? एल्जर हल्का सा हंसा। जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मिस डायरेक्शन काफी होगी। उसने एमलिन की तरफ देखा और समझाया, पहला उस सैंगविन की इन्वेस्टिगेशन बैकलैंड के बाउंटी हंटर्स को सौंप दो। इससे मिस जजमेंट की ट्रैकिंग छुप जाएगी। दूसरा, लोकेशन किसी ऑर्थोडॉक्स डेटी के कैथीड्रल के पास रखो। इससे बाद में होने वाली डिविनेशन डिसरप्ट हो जाएगी। तीसरा, मिस जस्टिस के एक्शन लेने से पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो शक पैदा करे पर ज्यादा अटेंशन ना खींचे। ऐसा दिखाओ कि तुम कहीं और बदला लेने वाले हो, ताकि अगर कोई छुपकर मॉनिटर कर रहा हो तो उसका ध्यान भटक जाए। और चौथा, जब वो सैंगविन हिप्नोटाइज हो जाए तभी तुम बेट बनो। अगर इसमें हम डेमीगॉड लेवल की एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी पावर्स जोड़ दें तो ये प्लान फ्लॉलेस हो जाएगा। और हाँ, मिस जस्टिस, मिस्टर स्टार, ऑपरेशन के दौरान भेस बदलना मत भूलना। एल्जर की स्पीच ने सबको हैरान कर दिया, स्पेशली डेरिक को। वो मन ही मन एल्जर की स्ट्रैटेजी का फैन बन गया था। मिस्टर मून का ओरिजिनल प्लान उसे ठीक लगा था, लेकिन एल्जर की सोच का लेवल ही अलग था। एमलिन ने सोचा और कहा, आपका मतलब है कि मैं एक नकली पनिशमेंट का दिखावा करूं ताकि मिस जस्टिस और मिस्टर स्टार का असली काम छुप सके?
जैसे मैं किसी स्क्वायर में शोर मचा रहा हूं जबकि असली एक्शन कॉफी शॉप के अंदर शांति से हो चुका है। एल्जर ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल सही। मैंने कुछ नया सीखा। मिस्टर एल्जर सच में एक एक्सपीरियंस बियॉन्डर है। ऑड्री को लगा जैसे उसने कोई नई इनलाइटनमेंट हासिल कर ली हो। अब प्रॉब्लम यह है कि डेमीगॉड लेवल की एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी आइटम कहां से लाएं। लेनर्ड ने यह पूछा। उसे अपनी चिंता नहीं थी क्योंकि उसके अंदर एक एंजल डैडी रहते थे। फॉर्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं लेमानोस ट्रैवल्स दे सकती हूं। उसमें एंजल्स एम्ब्रेस रिकॉर्ड किया हुआ है। बदले में मैं भी लूट का एक हिस्सा लूंगी। ये कहते हुए उसने डरते हुए मिस्टर वर्ल्ड की तरफ देखा और जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उसने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि द फूल क्लेन के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था, एंजल्स एम्ब्रेस। ये नाम पेपर एंजल से कितना बेहतर सुनाई देता है। पनिशमेंट ऑपरेशन फाइनल होने के बाद ऑड्री ने सबकी तरफ देखा और बिना हिचकिचाए कहा, पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के काउंसलर हेवन रैम्बिस से हुई थी। हेवन रैम्बिस साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का काउंसलर है? लेनर्ड झटके से सीधा बैठ गया। उसका पहला रिएक्शन था कि अभी जाकर आर्च बिशप को रिपोर्ट करे और अरेस्ट टीम तैयार करे। आखिरकार ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड था। अब शुरू होता है चैप्टर 990, इनर फियर्स। लेनर्ड ने हैरानी से टेबल के चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी टैरो क्लब मेंबर्स के चेहरों पर सरप्राइज का एक निशान तक नहीं था। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। क्या ये लोग ये सब पहले से जानते थे? सही बात है, ये मेरी बस दूसरी गैदरिंग है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यहाँ जो राज शेयर होते हैं वो सच में बहुत गहरे हैं। लेनर्ड ने अपनी नज़र हटाई और वापस अपनी जगह सीधा बैठ गया। थोड़ी देर रुकने के बाद ऑड्री ने जियो की तरफ देखा जो उससे 2 सीट्स दूर बैठी थी, और फिर मिस्टर हैंग्डमैन की तरफ मुड़ते हुए कहा, उसने मुझे क्यूज देने की कोशिश की ताकि मैं अलग अलग नोबल्स से मिलूं और उनके असली इरादे पता करूं। लेकिन शुक्र है मिस्टर फूल ने मुझे एक एंजल की ब्लेसिंग्स दी थी, इसलिए मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तुम एंजल की ब्लेसिंग्स भी ले सकती हो। लेनर्ड फिर से चौंक और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन बाकी मेंबर्स अभी भी नॉर्मल थे। जाहिर है उसे इस बात से हैरानी नहीं थी कि मिस्टर फूल के अंडर एंजल्स काम करते हैं। आखिर डेथ काउंसिल जैसा टाइटल उसने कई बार सुना था। वो बस इस बात से हैरान था कि टैरो क्लब के मेंबर्स उस लेवल पर मदद मांग सकते हैं। इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। दूसरी तरफ जियो ने कुछ कीवर्ड्स पकड़े, नोबल्स, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स, मिस जस्टिस का धुंधला फिगर, उनके ब्लॉन्ड बाल और एमरल्ड ग्रीन आंखें। जियो के दिमाग में तुरंत अपनी दोस्त का ख्याल आया, ऑड्री हॉल। लेकिन वो पक्का श्योर नहीं हो सकती थी। बैकलैंड के नोबल्स में ब्लॉन्ड बाल और हरी या नीली आंखें होना आम बात थी, और किसको पता कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स ने कितने नोबल्स को अपना मेंबर बनाया हुआ है। इसलिए जियो ने फिलहाल इस शक को अपने तक ही रखा। जब ऑड्री मामले को और गहराई से समझने की कोशिश कर रही थी, तभी एल्गर ने कहा, इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑर्थोडॉक्स चर्चेज अपने इंपॉर्टेंट स्टेटस वाले बिलीवर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। कोई उन्हें आसानी से हिप्नोटाइज या असैसिनेट नहीं कर सकता। ये हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। एल्गर ने आगे समझाया, अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सिर्फ हिप्नोटाइज करके नोबल्स को कंट्रोल कर सकते तो आज देश पर रॉयल फैमिली और चर्चेस का राज नहीं होता। ह्वेन रैम्बिस ने तुम्हें सिर्फ क्यूज दिए, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। वो डरता है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। और सच कहूं तो नोबल्स के सर्कल में तुम्हारा स्टेटस अभी पेरिफरी पर है, यानी तुम पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, इसलिए तुम पर सर्वेलेंस कम है और शायद इसीलिए ह्वेन रैम्बिस ने तुम्हें टारगेट किया। मिस्टर हैंग्डमैन का एनालिसिस वाकई डिटेल्ड है, ऑड्री ने मन ही मन सोचा। उसने नोटिस किया कि मिस्टर हैंग्डमैन आजकल बदल गए हैं। जब से मैम हर्मिट आई हैं, वो टैरो क्लब में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ ताकत नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ग्रुप के लिए एक मेंटर जैसा रोल निभा रहे हैं। ऑड्री का दिमाग तेजी से चला और उसने वापस टॉपिक पर फोकस किया। उसने थोड़ा सोचा और अनजाने में उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेस भी इंपॉर्टेंट नोबल्स पर नजर रखते हैं, उन्हें कंट्रोल और गाइड करते हैं? ये वो सवाल था जो ऑड्री के दिमाग में काफी वक्त से चल रहा था। साइकोलॉजी में जब वो सबकॉन्शियस स्टेट में ड्राइंग करती थीं तो अक्सर एक चीज बनाती थीं, कोल्ड आइज, यानी सर्द आंखें। ये आंखें इस डर को दिखाती थीं कि कोई उन पर और उनकी फैमिली पर नजर रख रहा है। सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, बल्कि अच्छे चर्चेस भी। उसे डर था कि कहीं चर्चेस भी अपनी बियॉन्ड पावर्स यूज करके बिलीवर्स के दिमाग में अपने थॉट्स तो नहीं डालते। बचपन से मिली ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन के हिसाब से ये सोचना पाप था, बगावत थी, इसलिए वो डरती थी। मिस जस्टिस का सवाल सुनकर एल्गर ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, क्या ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है?
इंसानी सोसाइटी में रहने की कीमत ही यही है, थोड़ी सर्वेलेंस, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी गाइडेंस। मैं जानता हूं तुम किस बात से डर रही हो, लेकिन सोचो, एक तरफ कोई अपने स्टेटस, पैसे और हथियारों से तुम्हें कंट्रोल करे और दूसरी तरफ कोई बियॉन्ड पावर्स यूज करे। असल में दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क बस इतना है, एक में तुम्हें पता होता है कि तुम ये काम नहीं करना चाहते पर मजबूरी में करते हो, और दूसरे में तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता कि तुम वो काम नहीं करना चाहते। इसका मतलब है अपने दिमाग और सोचों की आज़ादी खो देना। ये सबसे डरावना है। एल्गर फिर से मुस्कुराया। पूरी तरह आज़ाद दिमाग कहाँ होता है? जब तुम अपना फेथ चुनते हो तो तुम अपने आप उस फेथ के बंधन में बंध जाते हो। लोएन किंगडम को ही देख लो। 3 चर्चेज और रॉयल फैमिली एक बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स अपने बिलीवर्स के साथ बुरा करेगा तो वो चर्च ऑफ एवरनाइट में चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर केसेस में चर्चेज अपने पावर्स यूज़ करने के बजाय अपने स्टेटस और रिलीजन का सहारा लेते हैं गाइड करने के लिए। बैलेंस। ऑड्री ने इस शब्द पर गौर किया। आज उसकी सोच में एक नई मैच्योरिटी आई थी। एक्सप्लेनेशन के लिए शुक्रिया मिस्टर हैंगमैन, ऑड्री ने सिंसियर होकर कहा। तो फिर मुझे हुइन रैम्बस के साथ कैसे डील करना चाहिए? एल्गर ने शांति से कहा, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे आराम से घुमा सकती हो। उसे बेकार की इन्फॉर्मेशन देती रहो और अपने मेन सीक्रेट्स छुपाए रखो, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाओ। उससे पोषण फॉर्मूलाज और बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स हासिल करो। और कुछ वक्त के बाद जब हालात बदलें तब स्ट्रैटेजी बदल देना। लापरवाह मत होना। ड्यूक नेगन की मौत एक एग्जाम्पल है कि लापरवाही का क्या अंजाम होता है। तभी लंबी टेबल के आखिरी छोर से द वर्ल्ड गिरमान स्पैरो ने मिस जस्टिस की तरफ देखा। उसने एक हॉर्स स्माइल के साथ कहा, जब वक्त आएगा तब हुइन रैम्बस मर भी जाए तब भी तुम पर कोई शक नहीं करेगा। हुइन रैम्बस मर भी जाए? मर जाए? वो एक डेमीगॉड है। ऑड्री की आंखें हैरानी से फैल गईं। मिस्टर वर्ल्ड हुइन रैम्बस पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं? हाँ, ये पॉसिबल है। वैसे भी वो क्यूरॉन सुसाइड केस इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे। हुइन रैम्बस से डरने और नफरत करने के बावजूद ऑड्री ने कभी उसे मारने के बारे में नहीं सोचा था। आखिर वो डेमीगॉड था, किंगडम और चर्चिस की टॉप रैंकिंग पावर। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। आप सबका शुक्रिया। ऑड्री ने गहरी सांस ली और सबको थैंक यू बोला। क्लेन आजकल काफी खतरनाक बातें करने लगा है। वो अमून के अवतार्स को खत्म करना चाहता है तो हुइन रैम्बस उसके लिए क्या चीज है? लेनर्ड ने मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ द वर्ल्ड को देखा। कैटलिया और बाकी लोग भी शांत रहे। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का टॉपिक खत्म होने पर क्लेन ने द वर्ल्ड गिरमान स्पैरो को कंट्रोल किया और उससे खुद द फूल की तरफ देखने को कहा। ऑनरेबल मिस्टर फूल, मैं स्टार से प्राइवेट में बात करना चाहता हूं। क्लेन बाकी मेंबर्स को अमोन के अवतार्स वाले मिशन के बारे में अभी नहीं बताना चाहता था। राज जितना छुपा रहे उतना अच्छा, वरना अमोन सबको टारगेट कर सकता है। जरूर, द फूल क्लेन ने अपनी ही रिक्वेस्ट को मना कैसे करता। जैसे ही लेनर्ड प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए एक्साइटेड हुआ, उसने क्लेन को पहले ज़ोरोथिस्ट यानी उसके अंदर वाला एंजल का रिप्लाई बताया। उसने वर्म ऑफ टाइम बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के खो जाने वाली प्रॉब्लम भी बताई। इससे क्लेन को अचानक एक आइडिया आया। वो अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट यूज करके चार्म्स और बुलेट्स बना सकता है। अपने कुछ वर्म्स अलग करके उन्हें मार दूं। जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वापस मेरी बॉडी में आएंगी तो बचा हुआ मटेरियल वर्म ऑफ टाइम की तरह यूज किया जा सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि वर्म्स ऑफ स्पिरिट को मारने से मुझे खुद चोट लगेगी। आखिर वो मेरी स्पिरिट बॉडी का हिस्सा है। खैर, मुझे लिमिट में रहकर यह करना होगा। जब पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा तभी दोबारा करूंगा। सोचते हुए क्लेन ने द वर्ल्ड के जरिए रिप्लाई किया, मैं पहले कंफर्म करूंगा कि ब्लेसिंग ऑफ कंसीलमेंट पॉसिबल है या नहीं, फिर जवाब दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम मैरॉडर पाथवे के डेमीगॉड लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैं फेट की ग्राफ्टिंग को पहचानने का कोई तरीका भी सोचूंगा। क्लेन श्योर नहीं था कि ग्रे फॉग के ऊपर से ऑब्जर्व करने पर उसे फेट का सच दिखाई देगा या नहीं, इसलिए उसने पेपर क्राइन यूज करके स्नेक ऑफ मर्क्यूरी विल ऑक्सेप्टेंस से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की सोची। ठीक है, लेनर्ड ने हाँ में सर हिलाया। हालांकि वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अगर मैरॉडर पाथवे के डेमीगॉड आर्टिफैक्ट्स ढूंढना इतना आसान होता तो ओल्ड मैन कब के रिकवर हो चुके होते।